मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। हमेशा हम सबीन से कोई ना कोई सवाल कर रहे होते हैं। आज ना करें, आज ऑडियंस से सवाल करें, आज मेरे से। ओके फाइन, तो ऑडियंस से सवाल करते हैं। नॉर्मली तो हम पूछते हैं आपसे कि अच्छा इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं या इस तरह लैंग्वेज से मुतालिक बात हो, तो आज हम पूछ लेते हैं लंगूर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अंगूर तो बिल्कुल नहीं कहते। अंगूर तो नहीं कहते। सो लंगूर को क्या कहते हैं? लंगूर को अंग्रेजी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। थिंक अबाउट इट। बट हम कहते हैं ना ये लंगूर है, मतलब बेवकूफ है, और यू नो समथिंग लाइक दैट इस उसमें यूज हो रहा होता है। और अक्सर हम ये भी कहते हैं ना क्या कि कुछ लफ्ज होते हैं, कुछ ऐसे नाम जिस पे हम कहते हैं कि नहीं क्योंकि अंग्रेजी में है ही नहीं, वो तो नहीं है वो। तो मुझे नहीं पता लंगूर को अंग्रेजी में कहते हैं कुछ। लंगूर ही कहते होंगे, मुझे नहीं पता। अब मुझे तो लगा आपको पता है, इसलिए आप मेरे से सवाल कर रहे हैं। लीफ मंकी भी कहते हैं लेकिन लंगूर भी कहते हैं। लंगूर, ओके जी, तो लंगूर भी कहते हैं। सही। लंगूर को आपकी जिंदगी में कितने लंगूर हैं? आते जाते रहते हैं। उनके करतूत ऐसे होते हैं, उनके लंगूर होते हैं हम सबकी जिंदगी में। आप बताएं आपकी जिंदगी में कितने लंगूर हैं? Have you ever met a लंगूर? अच्छा देखिए, ये हर देखिए हर घर में या हर कम्युनिटी में देखिए कोई ऐसे लफ्ज होते हैं जो कि जनरली यूज हो रहे होते हैं। जैसे लंगूर होता है बेवकूफ, लंगूर है जी, बेवकूफ है जी, तो कोई आ गया आपकी बेवकूफ को कहते हैं लंगूर। हाँ, मतलब यही कहते हैं ना। मुझे लगता है उसे कहते हैं जो कि बहुत ज्यादा ना बहुत सुपर एक्टिव होता है बच्चा, स्पेशली जो कि फलांग के उधर जा रहा है, छलांग मार के उधर जा रहा है, चढ़ रहा है दीवार के ऊपर। हाइपर एक्टिव जो होता है, हाइपर एक्टिव के अलावा सिर्फ जो दीवारों में चढ़ जाते हैं। अच्छा, उनके मुतालिक कहते हैं कि तुम लंगूरों की तरह दरख्तों में चढ़ जाते हैं। There you go. आपने ठीक बात की, ऐसी बात है। सही कहने कभी-कभी Finally you got to know। हाँ, तो चलिए ठीक है, आप बताएं आपकी फैमिली में कौन लंगूर है? और नहीं, इस तरह नहीं पूछना। Why do you say that? Actually हम ये सवाल रखना चाह रहे हैं कि क्यों हम इस तरह कहते हैं। मतलब we just say that। But why do we say that? जैसे सभी कुछ बातों का ना कोई मकसद ही नहीं होता। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं ना कि तू उत्थे अम्ब लैंड गया सी। भाई why अम्ब? Why not oranges and why not some other fruit? हम कहते हैं ना कोई अगर चला गया किसी जगह पे, उसका कोई काम नहीं है। Very interesting observation। तो हम कहते हैं कि तू उत्थे अम्ब लैंड गया सी। भाई why अम्ब? ठीक है, we all love mangoes, but why अम्ब? Why not strawberry and why not blackberry and why not any other fruit? अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब अदरक ही क्यों? हाँ, लीमू भी हो सकता है, सही बात है, वहाँ पे आम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। देखिए अब ये तो सारी क्या बोलते हैं, मुहावरे ही है ना। हाँ, जैसे कि एक और सर मंडवाते ही ओले पड़ गए। Why do we say that? तो मुहावरे है ना, मुहावरे ये हैं, एक मतलब का हुस्न है। नहीं, बट इसका मतलब क्या है कि तू उसे अम्ब लैंड गया सी, इसका मतलब क्या है? Why अम्ब? That's my question. Why not any other fruit? ठीक है, ये नाजरीन से सवाल करते हैं क्योंकि ये इतनी डीप ऑब्जर्वेशन के ना जवाबात मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। क्योंकि सबीन को हमने आज आउट क्लास कर दिया है, लाजवाब कर दिया है। क्योंकि वजह ये है कि ये मुहावरे ये चलते आ रहे हैं, ये आपकी जुबान, आपके कल्चर का पार्ट है। ये कौन सा मुहावरा हुआ? जिन्होंने बनाया ना उनसे पूछा इजाद किसने किया। ओह शिट, सॉरी, ऐसे नहीं कहते बहरहाल, लेकिन ये मछली आपने खामखा इसको डिस्टर्ब किया है। हम ब्रेक ले लें इससे पहले कि सभी ने स्टेट को डिस्टर्ब कर दे। लेट्स टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। और आज हमें प्रोग्राम में बहुत ज़बरदस्त मेहमानों ने ज्वाइन करना है, करेंगे उनसे बात उनकी जर्नी से मुताल्लिक, उनके विजन से मुताल्लिक, कैसे वो सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। करेंगे बात इस ब्रेक के बाद। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा बात करते हैं क्लाइमेट के हवाले से। अब हम जितनी बात करें उतना कम है, कहेंगे हर रोज़ हम बात कर रहे होते हैं क्लाइमेट चेंज। क्यों? क्योंकि उसके असरात हम सब देख रहे हैं। शुरू में सर्दियाँ, एक तरह से सर्दियों की आमद ही हम कहेंगे बहुत सारे शहरों में। पीक अभी नहीं आया, अभी तो दिसंबर स्टार्ट हुआ है। दिसंबर में यही होती है सर्दी, और तुम क्या चाहती हो अभी? नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी वो प्रॉपर वाली सर्दी आना बाकी है। Please take her to Skardu or somewhere colder than this. Honestly, मुझे कोई विंटर्स कोई खास नहीं पसंद, तो इस वजह से जहाँ के विंटर्स जैसे होते हैं वैसे ही हैं। शुभ आप ये देखें कि किस तरीके से हमने देखा कि ड्यूरेशन कम होता हमें दिखाई दे रहा है। वो विंटर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अब समर्स में भी हमने देखा कि किस कदर बारिशें हुई हैं। जो मॉनसून का सीज़न था वो कितना ज़्यादा प्रोलॉन्ग हुआ। और इसी तरह से देखें हर जो मौसम है उसमें कहीं ना कहीं हम सब असरअंदाज हमारे ऊपर वो हो रहा होता है। ये हम सब ने अपने साथ खुद किया है। आपने देखी है वीडियो रिसेंटली अताबाद लेक की, इट्स गॉन। अच्छा, वैसे शुएब वो मुझे समझ नहीं आई कि वाकई वो टेम्पररी है, ये क्या उसके साथ हुआ है। बिकॉज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं अच्छा AI जनरेटेड, कोई कह रहा है ये, कोई कहता है अच्छा नहीं, आई थिंक देखो
2007 कब बनी थी, 2007 और 5 में ज़लज़ले के बाद। सो आई थिंक वो जो ट्रैप था प्रॉब्ली वो, और आई थिंक वो विद क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट भी प्लस कुछ हुआ ज़रूर है वहाँ पे, लेकिन इट्स गॉन। लकी लोग जो देख चुके हैं उसको, और अब नहीं, माय पॉइंट इज कि देखिए हमें अंडरस्टैंड भी करना है इस चीज़ को कि एक पूरी लेक खत्म हो गई है, वेयर आर वी हेडिंग टू, और जिस तरीके से आपने कहा कि मौसम श्रिंक और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और उसकी वजह से इम्पैक्ट हम सबकी ज़िंदगियों पे साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरह से हम मुतासर हो रहे हैं। आज इस मौजू में बात भी करनी है, और हमारे साथ दो ज़बरदस्त ख़वातीन ने हमें ज्वाइन किया है जिस तरीके से वो कंटेंट क्रिएट करती हैं। उन्होंने ठान ली कि जहाँ पे एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से, या फॉर दैट मैटर टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, बाकी प्लेटफॉर्म्स हो, वहाँ पर कंटेंट आ रहा है, रील्स आ रही हैं, शॉर्ट कंटेंट आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो वाई नॉट टू टॉक अबाउट क्लाइमेट, इसका कंटेंट कितना ज़रूरी है, इस पर काम करना। तो उन्होंने ठान ली और वो पूरा ग्रुप बन गया, एक कम्युनिटी डेवलप हो गई, ICAN कम्युनिटी वो डेवलप हो गई, और उस तरीके से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। वी हैव विद अस रिदा खान। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रिदा के साथ मौजूद हैं अस्मा रियाज। अस्मा रियाज ने जर्नलिज्म से आगाज़ किया, फिर वो इस तरफ आ गई, और अभी वो बिल्कुल फुली क्लाइमेट के साथ जुड़ चुकी हैं और इस पे एडवोकेट कर रही हैं। दोनों ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया क्लाइमेट का। बिल्कुल ऐसे ही है, जो कि हम सबको बनाना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जरा अपनी कम्युनिटी के बारे में बताएं। रिदा आपसे शुरू करेंगे। ICAN कम्युनिटी क्या है, कब इसका आप लोगों ने आगाज़ किया? अच्छा, ICAN कम्युनिटी का मतलब है आई कैन मतलब मैं कर सकती हूँ। इसको हमने थोड़ा एक्सक्लूसिव रखने के लिए के से किया। तो बेसिकली इसका मकसद ये था कि हम जो बहुत सारे माइनर इश्यूज़ हैं जो डेली रूटीन में या हम देखते हैं या उनके बारे में बात करते हैं बट उनको इग्नोर कर देते हैं, तो हम उन चीज़ को एड्रेस करें। जैसे हम क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट में क्या इश्यूज़ आपके चल रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो उसमें हमें ये भी था कि बहुत सारे लोग जो घर से घर पे होते हैं और स्पेशली ख़वातीन जो घर से यूट्यूब चैनल देख रही हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रही हैं, उनको बेसिक जो इश्यूज़ हैं जो वो भी चाहती हैं कि वो चेंज कैसे ला सकती हैं। हम जैसे बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज में अगर ये रीज़न्स हैं तो उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो फिर इसी तरह हमने एक कम्युनिटी बिल्ड की कि जिनमें हम इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं और फिर हम ये बताते हैं कि हर बंदा अपना पार्ट इन इश्यूज़ को ख़त्म करने में कैसे प्ले कर सकता है। वेरी ट्रू। सो आपकी क्या पर्सनल मोटिवेशन क्या थी टुवर्ड्स दिस कम्युनिटी? पर्सनल मोटिवेशन यही थी कि सराउंडिंग में देख रहे होते थे, वहाँ से ज़्यादा अलर्ट हुआ कि जब स्मोक स्टार्ट हुई तो देखा कि वाकई क्लाइमेट चेंज है। अनफॉर्चुनेटली आमतौर पे हर बंदा ये समझता है कि क्लाइमेट चेंज जो है हमारा तो मसला नहीं है, तो गवर्नमेंट का कोई मसला है, गवर्नमेंट ने इस पर पॉलिसीज़ लानी है, और ट्री प्लांटेशन को भी लोग इतना सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन अभी जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं वेदर के, जो भी आप बात कर रहे थे कि गर्मी आती है पता नहीं लगता है कब लंबा टेन्योर हो जाता है, उसी तरह सर्दी जब आती है और फिर जाने का नाम नहीं लेती है तो लोग कह रहे होते हैं समझ नहीं आ रहा गर्म कपड़े रख दें या निकाल दें, क्या करें, पीना या फालूदा खाना एग्जैक्टली इस तरह का भी वेदर कंडीशन होती है। फिर बारिशों के पैटर्न हमारे चेंज हो गए हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, फ्लड से कितनी तबाहियाँ होती हैं। 2022 का सैलाब जो है वो भी हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमें उसे सीखना चाहिए। तो यही एक मोटिवेशन थी। एक ये कि दूसरे कंट्रीज़ जो हैं उनमें दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि जी सफाई बहुत ज़्यादा रखी जाती है, लेकिन हमारा क्योंकि एक सफाई निस्फ़ ईमान है, हमें तो बताया जाता है बचपन से, किताबों में पढ़ाया जाता है, तो हम क्यों नहीं करते हैं चीज़ें छोटी छोटी। हमने ज़ीरो वेस्ट पे भी काम स्टार्ट किया कि हम वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके बताएं लोगों को कि घरों में आपका जो वेस्ट है, सभी छोटी छोटी हमारी जो हैबिट्स हैं कि हमने कुछ खाया पिया, गाड़ी का शीशा नीचे किया, फेंक दिया, किचन में जो खातीन है वो जो वेस्ट होती है, सब्जियों की फलों की पील ऑफ है, वो सारा जो है वो उसको डंप कर देते हैं। उसका हमें बताया कि आप इसको किस तरह कंपोस्ट कर सकते हैं और आप इसके साथ ऑर्गेनिक अपनी जो है वो किचन गार्डनिंग कर सकती हैं। और जब आपको याद है कि बहरान आता है सब्जियों का, टमाटर महंगे हो गए, बल्कि नापैद ही हो गए हैं, और प्याज रिसेंटली बहुत महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया। तो हम खबरों में भी देख रहे होते थे, मैं मुसलसल देख रही होती थी खबरें कि क्यों हम ब्लैकमेल होते हैं, हम क्यों खुद अपने क्यों नहीं कुछ प्रोड्यूस कर पा रहे होते जब हमारे पास रिसोर्सेज हैं। हमें क्यों डिपेंडेंट होना पड़ता है किसी और मुल्क पे भी। रूफटॉप गार्डनिंग वो इतनी ज्यादा आम है, मतलब इवन स्पेस ना हो आपके पास आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली और फिर आपको पता है कि आपने किस तरीके से उस सब्जी को उगाया है। करना चाहते हैं, अम्मी करने नहीं देती, अम्मी कहते हैं घर में तुम गंद डालते हो। हाँ मेरा मसला है ये, मैंने स्टार्ट किया, मैंने छत पे किया ना सभी, मुझे अभी तक अब कुछ इतनी सुननी पड़ती हैं बातें
छत खराब हो जाती है, क्योंकि आप पानी ख्याल ट्रैप ही हो रखते जाता है। होंगे ना। अच्छा, एक तो आपको ऑर्गेनिक मिलता है उसमें, हाँ। और दूसरा ये कि आपकी बचत भी तो होती है सही ना। बात है। बस वो मेरे अबू जब कैलकुलेट करते कहते हैं पुत्र कोई बचत नहीं है। मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, देखें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे अब्बू इस वक्त देख रहे होंगे। मैंने बड़े दिल से मैंने कहा जी रूफ टॉप गार्डनिंग करते हैं, टमाटर और बहुत सी और चीज़ें मैंने कहा लगाऊंगा। अच्छा, एक उसका ज़रूर मसला है कि वो जो वाटर ट्रैप समहाउ हो जाता है, उससे खतरा होता है कि आपकी छत में लीकेज या सीपेज वाला मामला। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्ली उसे इंसुलेट किया हुआ है विद शीट्स और समथिंग, तो फिर वो नहीं भी होता, अगर प्रॉपर्ली आपने किसी कंपनी के थ्रू या किसी ऐसे बंदे के थ्रू लेकिन काम घर की करवाया है। टेंशन तो घर बनाने वाले को घर की टेंशन बहुत शुएब, होती उसके है। लिए आपको आई कैन चैनल एक बार विजिट करना पड़ेगा। उसमें हमने तरीकाकार बताया हुआ है कि Very किस nice. तरह से आप ये किचन गार्डनिंग करनी है, रूफ टॉप गार्डनिंग करनी है, There you आपने go. आप क्योंकि किस इतनी तरह सारी organic की तरफ जा सकते हैं। खवातीन मर्द, मैं तो कहूँगी बच्चों को इन एक्टिविटीज पे लगाना चाहिए छोटी छोटी, कि आप हेल्दी एक्टिविटीज में उनको इंगेज करें। जिससे हमने ये स्टार्ट भी किया था कि बहुत यंग बच्चों को स्कूल्स में Okay. बताना चाहिए ट्री प्लांटेशन के बारे में, अपना वेस्ट को कैसे मैनेज करें, रीयूज, रीसाइकिल, बहुत यंग एज से बताएं ताकि उनको अवेयरनेस हो इन चीज़ों के और बारे ये में। भी बताएं कि प्लास्टिक की तरफ नहीं जाना। यस, हम बिल्कुल। लोगों को ये बताते हैं कि Dangerous. जो आप एक शॉपर यूज़ करते हैं वो आप जब थ्रो आप कर देते हैं वो कितने सालों Yes. तक उसी लैंड पे रहता है। आप पानी में फेंक देते हैं वो कितने साल उसी पानी में रहता बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो प्लीज़ प्लास्टिक का यूज़ मत नहीं, करें। हाँ, तो हम सब खुद कर रहे होते हैं प्लास्टिक का यूज। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रीच कर रहे होते हैं। मैं भी अगर बात करूं, सही कहीं बात ना है। कहीं किसी ना किसी उसमें हम सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं। शायद हमारी जिंदगी का ऐसा हमने हिस्सा बना लिया इन तमाम चीजों को, हमें लगता है इसके बगैर तो जिंदगी हमारी खत्म। लेकिन जब ये नहीं था तब भी तो हाँ, जिंदगी लेकिन चल अभी रही अभी थी। देखिए बहुत से हम मॉल्स में या बहुत से मार्ट्स में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें प्लास्टिक के थैले नहीं मिलते, नहीं हमें वो मिलते। बायोडिग्रेडेबल बैग्स मिल रहे होते हैं, व्हिच इज अ गुड थिंग। लेकिन और हमें वो आप अपना reuse अभी कर रहे भी होते हैं। एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। Yes. समटाइम्स ये होता है हमें वो बैग्स नहीं मिल रहे होते हैं, तो अक्सर खवातीन कहकर मांग लेती हैं कि शॉपर दूसरा दे देंगे। शॉपर नहीं है। नहीं, नहीं शॉपर नहीं शॉपर नहीं दे मांगती। दे वो खातन जाएंगी ब्रांड की शॉप पे, वो 16,000 का सूट लेंगी, बल्कि 3 सूट लेंगी। वो पूछेगा आपको बैग चाहिए? नहीं 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 बैग नहीं चाहिए। 16,000 के 3 जोड़े लेने का, कहते बैग नहीं लेना हमने, अच्छा, ये पेपर बैग ब्रांड्स नहीं भी जो है लेना। वो 20 रुपीस एक्स्ट्रा जो चार्ज कर रहे होते हाँ, तो हैं, खातन जो 20 रुपए वहाँ बचाएंगी। जो 16,000 का सूट है उसमें वो 20 रुपीस जो है वो एड ऑन भी तो हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम जा सकते हैं। एग्जैक्टली, जहाँ जो 10-10 रुपए पे बच सकते हैं। अच्छा, मुझे लगता है वो शायद इसलिए पैसे रखते हैं, वो थोड़ा सा ना आपको बताने की बात होती है कि अच्छा अगर ये देखिए आप पैसे लगा रहे हैं इस बैग पे, पैसे बच सकते हैं। लेकिन मैं हालांकि आपको एक पेपर चीज़ बैग होता बताऊं, है। जो पैसे आप लगा रहे होते हैं ना वो उस बैग पे नहीं लगा रहे, आप अपने फ्यूचर के लिए लगा रहे हैं, अपनी very फ्यूचर true. जनरेशंस का जो है वो Absolutely. सेव कर रहे हैं उनके लिए एनवायरनमेंट। और देखिए ना अब इतनी अवेयरनेस भी आ गई, हम सबको पता है कि हम सब जो इनहेल भी कर रहे हैं उसमें प्लास्टिक है somehow। Plastic है। वो इतने छोटे ज़रात है कि आपको महसूस नहीं होते, बट दे आर बिकमिंग पार्ट ऑफ एक्सरे योर कराओ बॉडी। अपना, पता चले तुम लोगों को फिर। तो आप करा ना, उन्हें कह रही है इतना डर लगता है नहीं, आप कहाँ रहती हैं? हमारे स्विट्जरलैंड में? पास। अगर आपने नोट किया हो पिछले कुछ सालों से जो सीजनल लोग बीमार होते थे, इट्स वेरी डिफरेंट। आपको Yes. बहुत डिफरेंट कफ नहीं, हो रहा इस बार का है, अगर आप देखें बहुत रिदा, डिफरेंट बीमार हो रहे हैं, Yes. क्योंकि जो आप इनहेल करें वो बहुत ही अनहेल्दी है। Immunity खराब हो इस गई बार है। जो हम देख रहे हैं ये जो बीमारी का फेज है ये कितना डिफरेंट है। ये बहुत डिफरेंट है। ये एक तो प्रोलॉन्ग हो रहा है, किसी Yes. दवाई से नहीं जा रहा, और थ्रू आउट और बहुत एक्सट्रीम है, स्ट्रॉन्ग है। अब वो कहते हैं जी वायरल है, इट विल टेक सम टाइम। लो, क्योंकि आप वही देखिए ना, जो हम सांस ले रहे हैं वो इतना गंदा हो चुका है। अगर आप लाहौर जाएं, अब तो लाहौर क्या इस्लामाबाद मुझे लगता है सेम ही हो गया है, आप एंटर करते हैं और आपको गले में वो इचिंग स्टार्ट हो Very जाती true. है, आपको लगता है कि आपका गला पकड़ा जा रहा है। तो सही आप बात। देखें आपकी आंखों हवा, में भी अब itching आपकी होती है। हवा जलन ही होती ऐसी है। है। और फिर वो लोग जिनको एस्थमा है, अब सांस की बीमारियां हैं, सोचे उन लोगों को, नॉर्मल मैं कहती हूँ कि जो सेहतमंद लोग हैं उनकी बात है, और जिनको ये बीमारियां हैं उनके साथ क्या गुजर कह रही सकते है। हैं जहर है। लाहौर की फिजा जो है, फैसलाबाद हो गया, इवन कराची और में देखिए बता रहे भले हैं। बहुत ज़्यादा काम हुआ है, एंटी स्मोक गन्स हैं, इसके अलावा ब्रिक किलर्स के खिलाफ भी काम हुआ, ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी मुंतकिल किया गया, इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्टेप जिसमें फसलों को जलाने से मुतालिक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुई कि नहीं जलानी, बट स्टिल बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। अस्मा, इस्लामाबाद वाज नॉट लाइक दिस। अगर आप अभी हम जाएं मागला की पहाड़ी पे किसी स्पॉट पे जहाँ से शहर नज़र आता है, पहले बड़ा क्लियर होता था, नाउ यू कांट सी इस्लामाबाद दैट क्लियर। ये बिल्कुल। डिस्टर्ब कितना करता है हमें? देखिए ये हमारे लिए अलार्मिंग है कि हमारी जो स्मोक है वो फैलती जा रही है, Yes. और इसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो आपकी गाड़ियों का धुआं भी है। है। आपकी गाड़ियों का धुआं हो गया, और फिर डिफॉरेस्टेशन, नए दरख्त क्या लगाना, हम उल्टा जो लगे हुए दरख्त हैं उनको काटते जा रहे हैं। ऐसा ही है। जो आए रोज़ हम देखते हैं कि मागला की पहाड़ियों में आग लग गई, Yes. कितने ट्रीज जल जाते हैं, फिर उससे आपकी जो वाइल्ड लाइफ है वो मुतासिर होती है। और बड़ा मुझे दुख हो रहा होता है जस्ट इमेजिन करके कि किसी परिंदे का घोंसला होगा सही यहाँ पर बात जो है। जलकर राख हो गया। और जो इन्वायरमेंट है हमने उसको खुद सेव करना है, और उसके लिए देखें सिंपल चीज़ें हैं
कि एक घर में अगर 5 अफराद रहते हैं ना, अभी जो है ना जिद्दत के नाम पे और आसाइशों के नाम पे भी जो है ना हम क्लाइमेट के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हर बंदे की अपनी गाड़ी है, सही बात। ऐसा नहीं है कि मतलब एक फैमिली है वो एक गाड़ी की अगर सवारियां हैं, एक तो इकोनॉमिकली भी पड़ता है, चलिए ठीक है आपके पास अगर पैसे ठीक ठाक हैं, लेकिन फिर भी आप क्लाइमेट के ऊपर, अपने इन्वायरमेंट के ऊपर तो जुल्म मत करें। हर कमरे में एसी चल रहा है, हर कमरे में एसी चल रहा है। तो वो जो दौर थे ना, बड़े खूबसूरत वो दौर थे जिसमें जिस कमरे में एसी चल रहा है सब घर वालों ने वहीं पे गद्दे डाले हुए इकट्ठे हो जाते थे और फिर बड़ी कंफ्यूजन होती थी ना। बहुत सारी मीम्स आजकल बनी है, एक तरफ प्राइवेसी दूसरी तरफ एसी वाला कमरा। एग्जैक्टली तो लोग अक्सर प्राइवेसी को बहुत सारे बाहर में क्या एसी प्राइवेसी चाहिए। प्राइवेसी हालांकि एसी जरूरी हो गया है मौसम ऐसे। प्लस आप देखिए ना, अगर अपने बचपन में हम जाएं तो मुझे याद है कि कहीं जाना है अगर तो एक गाड़ी में सब इकट्ठे ही जाएंगे जी, चाहे थोड़ा फंस के बैठेंगे लेकिन सब ने इकट्ठे ही जाना है। अभी बेटा दूसरी गाड़ी निकाल लो, भाई आप भी दूसरी गाड़ी निकाल लो, अपनी गाड़ी निकालो, आपने वहां से वहां जाना है, या मैं चाह रहा हूँ आप पीछे आ जाएं, पीछे आ जाना, मुझे फॉलो करें। इवन दो दोस्त कहीं जा रहे होते हैं, वो कहते हैं अच्छा वहां पे हम इकट्ठे होंगे फिर तो मुझे फॉलो करना। तो आप यही कहते हैं। नो आई डोंट डू दैट, मैं अपनी गाड़ी पार्क करता हूँ। अच्छा, कार पूलिंग इसका एक सोल्यूशन है, कार पूलिंग करें। पब्लिक public ट्रांसपोर्ट transport अभी तो काफी ज्यादा गवर्नमेंट ने भी बस, मैं इस्लामाबाद में देख रही थी, बड़ी खूबसूरत इन्होंने बस लॉन्च कर दी हुई है, तो वो इस्तेमाल इतनी जबरदस्त बसेस हैं, वो इतने अच्छे रूट्स पे चल रही हैं। अगर हम यूज करें, यूज हो रहा है ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, बट ज्यादा यूज करने की जरूरत है। जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री। स्टेटस कॉन्शियस बहुत हो गए हैं कि हमें कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे देख लेगा तो लोग ये समझेंगे अच्छा ये को, हालांकि आप पूरी दुनिया में देखें हैं, मतलब जितने तरक्की याफ्ता ममालिक में लोग यूज करें, ममालिक की अगर बात करें वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बड़ा प्राउडली और अक्सर उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने का रीज़न यही होता है कि हमारा टाइम बचेगा, हमें गाड़ी की पार्किंग ढूंढने में मसला नहीं होगा। आप वही फाइनेंशियल आपका इतना स्ट्रेस कम हो रहा है कि आपके पास सेविंग इतनी हो रही होती है। वही तो बस हम लोग बड़ा वही ज़्यादा कि कॉन्शियस क्लाइमेट को देखते हुए भी उन्होंने स्टेप्स लिए हैं। दूसरे कंट्रीज को हम देखते हैं लोग उसमें ना साथ देते हैं, स्टेट का साथ देते हैं कि अच्छा पॉलिसी पे हम अलाइंड हैं आपके साथ। ये बड़ा जरूरी है कि पॉलिसी बन जाती है, इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाती है, आपके पास BRT भी है, यू हैव बसेस, यू हैव एब्सोल्युटली वंडरफुल कम्यूट। बट आप कहते हैं नहीं नहीं मैं आवधी गड्डी से जाना है। जो आवधी गड्डी से जाने वाला कॉन्सेप्ट है ये बड़ा खराब करता है। आप देखिए आज भी लंदन में अगर कोई निकलेगा तो कहेगा गाड़ी पे नहीं जाऊंगा बिकॉज मुझे पता है कि मुझे ट्रैफिक मिलेगी, मुझे पार्किंग नहीं मिलेगी, पार्किंग मिलेगी तो 1 घंटे के मुझे बहुत ज़्यादा पाउंड्स देने पड़ेंगे, तो कहता है मैं ट्रेन या ट्यूब पे जाऊंगा। सो यहाँ पे मसला है कि हम पार्किंग का क्या मसला, ग्रीन बेल्ट पर पार्क कर देंगे, फुटपाथ के ऊपर पार्क कर देंगे, किसी गाड़ी के पीछे जाके पार्क कर देंगे। आप लेकिन काफ़ी स्टेप्स इस हवाले से लिए भी जा रहे हैं और बहुत सारे चालान हो रहे हैं और बहुत ज़रूरी था ये इस तरह के स्टेप्स लेने। एंड आई एम हैप्पी कि इस तरह की इक़दामात अब लिए जा रहे हैं, ताकि अब होना ऐसे नहीं चाहिए था कि हर चीज़ को डंडे के जोर पे किया जाए, लेकिन ऑब्वियसली कानून की इम्प्लीमेंटेशन, हाँ लेकिन इतनी सिविक सेंस तो होनी चाहिए ना हमारे अंदर कि हमें वो चलान आए ही ना, हम पहले से बेल्ट भी लगा के किसी भी जाएं। कंट्री की जो है वो नेशन उसको पहचाना जाता है उसकी ट्रैफिक के सिस्टम से। देखा जाता है कितनी सिविलाइज्ड नेशन है और उनका जो कचरा वगैरह फेंकने का जो सिस्टम है, सफाई, ये देखी जाती है। हर मुल्क की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो लाख कर लेकिन रहे होते देखिए पॉइंट वैलिड है ना। मैं इनफैक्ट इनमें यूके की भी कुछ वीडियोस, कुछ पिक्चर्स सर्कुलेट जब हो रही होती है तो हम बहुत हैरान हो रहे होते हैं, अच्छा ये भी यूके हो सकता है, जिस तरीके से वहाँ पर दुकानें खुली हैं, ठहरे मार्केट्स हैं। रिसेंटली देखी एग्जैक्टली और वहाँ पर भी हमने अच्छी खासा गार्बेज देखा, सब कुछ। तो ये और एक ये भी चीज़ें सभी ना बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तान की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं क्योंकि हम खुद वो करें ना करें वो चीज़, हम दूसरों को दिखाते हैं ये देखो यहाँ पे कचरा गिरा है, चाहे हम खुद अपने घरों के बाहर कचरा फेंकने सादी सी बात है, अपना घर पूरा साफ करेंगे, कचरा बाहर फेंकेंगे। अच्छा बाहर नहीं फेंकना, वो पीछे फेंक देंगे। जैसे कराची में बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, गंदी गली का कॉन्सेप्ट है कराची में, तो पीछे हाँ वहाँ जो पिछली गली होती है उसका नाम ही गंदी गली है। अच्छा तो अगर एक रो में घर है और सेंटर में गली है तो होना तो ये चाहिए कि साफ सुथरी गली हो। आप कूड़ा फेंक देते हैं, वो कहते हैं गंदी गली, उसका नाम गंदी गली, हर मोहल्ले में एक गली है ऐसी जी, हाय अल्लाह, गंदी गली, वहाँ पे आपने सारा कचरा वहीं फेंक दिया। तो ये क्या दैट्स हाउ इट इज। बहुत जगह पे सफाई हो रही है, काम हो रहा है, बट देखिए माय पॉइंट इज अभी सफाई से, सॉरी टू इंटरप्ट, सफाई से भी याद आया कि ये जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, तो अभी मुझे इनकी भी कुछ व्हीकल्स दिखाई दी हैं जो कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं। तो अब इसमें यह है कि हम दोनों साइड से अलाइन होने की जरूरत है। गवर्नमेंट एक अब देखिए ना मशीनरी अवेलेबल है, उसने डेजिग्नेटेड जगह से कचरा उठाना है, लेकिन वहां पहुंचाना भी तो है ना किसी ने। हमने है। अब आप कहते हैं नहीं ये मेरे घर के सामने से क्यों नहीं आपने सफाई की, अरे भाई खुद करो ना वहां से सफाई।
जो डस्टबिन है वहां तक तो आपने पहुंचाओ। खुद ही सफाई करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लेस देन 1% कंट्रीब्यूटर, हम तो इसी टैग को लेके अपने माथे पे ऐसे चिपका के हम चल रहे होते हैं और हम कहते हैं जी हम हैं, जो कि हम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेस देन 1% ही हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ऑब्वियसली तरक्की याफ्ता ममालिक जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो इस बारे में बात बट मैं इसमें चले सभी इसमें इतना सोचते हैं, फाइन लेस देन 1%, चलो ऐसा एज्यूम किया हमने कि 1% है, दुनिया में मुल्क भी तो कितने हैं। लेकिन आप ये भी देखें, लेस देन 1% सही, लेकिन हम कर तो क्लाइमेट रहे हैं चेंज ना। का सबसे ज्यादा हम मैं ये बात कर रही हूँ कि हम ये टैग लेके सिर्फ घूम रहे हैं कि हम कम करें और इसकी वजह से हम वो कर steps रहे हैं, लेकिन उस तरह पर से नहीं ले कैपिटा आप पा रहे देखें ना तो वो कहाँ पर जाती चीज़। और हम फ्यूचर की अगर सोचें तो पानी जब यहाँ आ जाए तब क्यों सोचना है। एग्जैक्टली। लेकिन अब हम आ कहते चुका हैं कि है। वो 2020 में ये होगा, 2025 में ये होगा, हम कहते हैं ऐसे ही बातें ही हैं, कुछ नहीं होगा। हो गया, वो हो गया। उससे पहले हो गया। पानी 22 की का बात आप आपने देख की। लें, हाँ। पानी की अवेलेबिलिटी आप देख लें कितना मुश्किल लेकिन है। मैं अभी हमने रिसेंटली एक स्कूल विजिट किया था, मैंने बच्चों से बात की, जो ये जनरेशन है दे आर वेरी वेल अवेयर और वो उनको स्ट्रेस और टेंशन भी बहुत है कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज मैनेज करें, हम क्या कर सकते हैं। और बहुत यंग बच्चे थे, जब उनसे बात करी तो वो बोल रहे थे कि हम शीन से पैकेजेस मंगाते हैं, वो सब प्लास्टिक है, तो हम कितना प्लास्टिक यूज़ करें, हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ये इस चीज़ों में। तो मैं देख रही थी कि ये भी बहुत अच्छा है कि जो चीज़ें हम इतने सालों से इग्नोर कर रहे हैं कि अब ये वाली जनरेशन इसको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को एक्नॉलेज कर रही है, इनके सोल्यूशन ढूंढना चाह रही है और वो चाह रही है कि इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये भी बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छी बात है। I think जब उनको जनरेशन पता वेल है- अवेयर से ही है। हम आगे बढ़ेंगे। और जब उनको मालूम होगा ना कि अच्छा ये इशू है, तो वो उस पर काम भी करेंगे कि अच्छा हमें कैसे इसका सोल्यूशन चाहिए। बिकॉज आप देखें, अब एक हम प्लास्टिक की बात करें, हम क्यों प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बाहर जाएंगे तो कहीं अगर पानी गिरेगा तो हमारी चीज़ ख़राब नहीं होगी, समहाउ वाटरप्रूफ भी होते हैं कुछ जो बैग पैकेट्स होते हैं। बट जस्ट इमेजिन अगर आपने ऐसा मटेरियल बनाया है जो कि वाटरप्रूफ भी है लेकिन बायोडिग्रेडेबल भी है, तो इट्स वंडरफुल, आप उसे यूज़ करेंगे। देन उसकी कमर्शियल प्रिपरेशन अगर उसकी होती है और उसकी यूजेज होती है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस पर ज़रा वक्त लगेगा, लेकिन वो तब होगा जब हमारी विल होगी कि हमें करना है। अभी हमें सहूलत क्या लगती है, वो शॉपिंग, नहीं शॉपर डबल कर दो, शॉपर डबल भी करवाते हैं ना फिर। दूसरे वाले शॉपर डबल भी होते हैं। वो कौन से होते हैं? अच्छा, कुछ नहीं। अच्छा, तो Okay. अगर किसी को सिफारिश में क्लैरिफाई कर देती हूँ, लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, तो वो होता है कि जब आपने किसी को सिफारिश करनी होती है ना ठीक और है। किसी की खुशामद करनी होती है, तो आप कहते हो ये तो शॉपर डबल कर रहा है। Really? हाँ, तो ये काफी ज्यादा एक ओह माय गॉड, आपको इस बात का नहीं पता? No. चलिए, कुछ तो है जो आपको नहीं पता, जो मुझे, जो कि अक्सर इस तरह की जब होती है ना कोई स्लैंग या कोई ऐसी चीज आती है तो ये मेरे से बोलते बताएंगे इसका क्या मतलब होता है, तो मैं इसकी शक्ल देख रही थी, इसका क्या मतलब होता है। Why? I was not knowing this. शॉपर डबल करने का ये मतलब भी हाँ, होता यही है। होता है कि वो जब किसी की कोई खुशामद कर रहा होता है तो हाँ। कहते हैं देखो ये कैसे शॉपर डबल कर रहा है। अच्छा हमें तो ये शॉप पे जाते हैं, चीज भारी तो कहते हैं शॉपर डबल कर दो। हाँ, हम कि तो यही वेस्ट ना हो कहते जाए, गिर ना जाए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हैं। शॉपर डबल मत करें, दोनों तरह से मत करें शॉपर डबल, दोनों ही काम खराब है। अच्छा, कितना इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में इस बारे में बात की जाए क्लाइमेट के हवाले से, और जो फैक्टर्स, जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं उनको एड्रेस भी किया जा सके। आप लोग रिसेंटली पॉपुलेशन समिट पे भी मौजूद थे और मैंने देखा कि आप लोग इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट कर रहे थे, इस हवाले से बात भी कर रहे थे। थोड़ा बताइएगा कि क्या लोगों का वहाँ पर इस हवाले से रुझान है, किस हद तक आपको वो सीरियस नज़र आए। रिदा, जैसे अस्मा ने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, लेकिन जैसे मैं वीडियोज़ और वो सब देख रही थी, लोग अब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बात करें ओपनली, और अब चाह रहे हैं कि, क्योंकि असल में मकसद इन टॉपिक पे बात करने का है कि हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रह गए और हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बच्चों को, अपनी जनरेशन को इक्वली हर चीज़ दें, हर रिसोर्सेज दें जो आपने बहुत आराम से इंजॉय किए हैं, तो आपको अपनी पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल करना होगा। क्योंकि आप अब उनको अच्छा मेडिकल नहीं दे सकते, आप अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते, आप कोई भी उनको जो उनका बेसिक राइट है वो नहीं दे सकते अगर आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी। क्योंकि आपके रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। तो अब लोग ना इस चीज़ पे बहुत बात इसलिए भी करना चाह रहे हैं कि जिससे अब डिजीज़ेज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और वही बात है कि हमारे रिसोर्सेज कम है, तो बहुत सारे बच्चों को उनकी वो बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती जो उनका राइट होता है। बिल्कुल। तो फिर हम जो बेसिक हमारा मकसद है ओवर पॉपुलेशन के बारे में बात करना, वो यही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो हर बच्चा वो अपना प्रिविलेज एंजॉय कर सकता है, क्योंकि हर किसी का राइट है कि उनको ये मेडिकल एजुकेशन अटेंड की। थोड़ा सा बताइएगा कि किस हद तक आपको इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं वो सीरियस नजर आए इस हवाले से। देखिए, ये लोग तो जो है वो सारे इन्फ्लुएंशियल थे और पॉलिसी मेकर्स थे, स्टेक होल्डर, सारे जब एक जगह पर होंगे तो ही कोई हम इस पे आगे बढ़ पाएंगे। तो पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर अगर बात करें तो पहले हमारे ये था, डिफरेंट स्लोगन्स आते हैं, एड्स आ रहे थे टीवी पे, खुशहाल गिराना, 2 बच्चे, इस टाइप की कुछ चीज़ें।
लेकिन वो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं स्लोगन की हद तक रहते होंगे या प्रैक्टिकली उन पे इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता है, लोग अपनी फैमिली प्लानिंग के ऊपर कन्विंस्ड भी हैं या नहीं है, ये हम नहीं जानते। तो अभी जो है मैं ये समझती हूँ आई कैन के प्लेटफॉर्म से हम जो कर रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं कि बच्चों की तादाद कितनी होनी चाहिए, क्या है, ये हमारा मसला नहीं है। एक जो चीज़ है उस पे फोकस करने की ज़रूरत है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंश्योर करनी है कि आपके बच्चे हैं तो आपने उनको एक मदर जो है उसने उनकी तरबियत पे भी पूरा टाइम देना है। तो मदर की हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। मदर की हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। इस्लाम भी इस बारे में कहता है कि आप बच्चों की तरबियत अच्छी करें और उनमें इक्वलिटी करें। मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी या फिर रिसोर्सेज आपके अच्छे उस तरह नहीं होंगे, आप उस पर जस्टिस नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर सकते हैं तो वाई नॉट, आप उनमें बैलेंस करें। हर बच्चे को एजुकेशन उसका बुनियादी हक है, वो दें। बच्चों के लिए मदर फीड जो है वो बेसिक चीज़ है, वो मस्ट देनी चाहिए। हेल्थ मदर की अच्छी होगी तो डेफिनेटली वो अपने बच्चे की वेलबींग के ऊपर तवज्जो दी पाएगी। और इसमें मैं सिर्फ छोटी सी बात एक शेयर करता हूँ। कुछ दिन पहले मैं आई विजिटेड अ विलेज और वहाँ पे मेरे कज़न की वाइफ वी ट्रैवलिंग समहाउ, तो एकदम एक सवाल है एंड आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट क्वेश्चन। उन्होंने कहा बच्चे आपके ठीक है? मैंने कहा जी ठीक है। आप 2 पे रुक गए हैं एंड आई वाज लाइक व्हाट, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। बड़ा ऑकवर्ड क्वेश्चन, इट वाज वेरी ऑकवर्ड। अच्छा सवीन, नॉर्मली हम देखते हैं ना खवातीन से सवाल होते हैं ना बच्चों से मुताल्लिक, एंड आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन कि बस शुएब भाई 2 बच्चे, मैंने कहा 2 कोई मैं पाल पोस लूं, तरबियत कर लूं। एक तो पर्सनल क्वेश्चंस वैसे ही लोग बहुत ज्यादा करना शुरू कर देते हैं, वो भी एक बड़ा मसला होता है कि आपको नहीं पता कब कहाँ किससे क्या बात है। इनफर्टिलिटी के ऊपर भी अक्सर ख्वातीन से जो क्वेश्चन किया जाता है बड़ा बेधड़क। इनफर्टिलिटी के अलावा भी देखें, शादी हुई है फौरन से सवाल शुरू हो जाते हैं। अच्छा एक बच्चा हो गया फिर उनसे भी सवाल, अच्छा क्यों दूसरा नहीं है, फिर दूसरे, आई मीन इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग एक्चुअली। लेकिन बहुत इनसेंसिटिव क्वेश्चंस होते हैं खवातीन से, तो बहुत ही ज्यादा होते हैं। बेटा नहीं है बेटी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और बहुत ज़्यादा ये भी एक रीज़न है ओवर पॉपुलेशन की कहीं ना कहीं, कि बेटे के चक्कर में जो है वो बेटियां आती जा रही हैं, तो वो भी एक रीज़न कहीं ना कहीं होती है। और देखिए ना, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ना मसाइल की, तो समहाउ उसका लिंक जाके पॉपुलेशन से होता है। दैट्स व्हाई माय डिस्कशन यहाँ पे आके देखें रुक रही है कि जब जब रिसोर्सेज की बात होगी, इश्यूज की बात होगी, क्लाइमेट चेंज को आप देख लें, एनवायरनमेंट को देख लें, पोल्यूशन को देख लें, किसी भी चीज़ को आप देख लें, उसका लिंक हो रहा होगा पॉपुलेशन से। तो पॉपुलेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, इस पर बात करना, इस पर काम करना एज एन इंडिविजुअल। हम सबकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि अपने आसपास भी एडवोकेट करें इसको कि नहीं, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए हमने इन रिसोर्सेज जो जिनका हक है इस पे, क्योंकि सब कुछ मेरा नहीं है, ये पानी जो मौजूद है ज़मीन के अंदर, ये सब मेरा नहीं है, मेरे आने वाली नस्लों का भी उस पर उतना ही हक है। तो अपने हिस्से का इस्तेमाल आपने करना है और उनके रिसोर्सेज बचाने हैं आपने। और प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि माँ की हेल्थ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर उसकी हेल्थ पर हम तवज्जो नहीं देंगे, आपकी पूरी फैमिली लाइफ मुतासिर होगी, कम्युनिटी मुतासिर होगी, क्योंकि तरबियत का ज्यादा जो एक दारोमदार है वो ज़ाहिर माँ पर होगा। और तरबियत और ये सारी चीज़ें अपनी जगह, कम्युनिटी भी अपनी जगह, एक औरत खुद उसकी एक आइडेंटिटी है और उससे ऊपर उसके बाद वो सारे रिश्ते हैं। पहली बात ये वो एक इंसान है, वो एक औरत है, उसके बाद वो किसी की बीवी है, बेटी है, माँ है, जितने रिश्ते लगाने हैं उसके साथ वो रिश्तों में बन जाती है। उसकी अपनी सेहत बहुत इम्पोर्टेंट है। और सभी ने एक दिन बताया था हमें कि ये एक तरह की इंसान है। आपने एक तरह की बताया था एक दिन मुझे। बहुत शुक्रिया रिदा, बहुत शुक्रिया अस्मा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बहुत ज़बरदस्त आप दोनों काम करें और हमारी डिस्कशन कहाँ पे आके रुकी, बट देखिए पॉइंट एक ही है जिस पे हम हमेशा बात करते हैं, वो ये कि अपने क्लाइमेट को बचाएं। जितने भी फैक्टर्स इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें, हम सबको मिलकर इसको खत्म ब्लेम गेम छोड़ें, अपनी जिम्मेदारी अदा करें। एब्सोल्युटली। अब लेंगे एक ब्रेक, स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। शिकागो में उर्दू अदब बिलखुसूस हमदो नात के हवाले से एक मुस्तरद समझा जाने वाला नाम आबिद रशीद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो ना सिर्फ सुखनवर शिकागो के बानी हैं बल्कि हमदो नात के फ़रोग़ के लिए हरीम नात जैसे मुनफरिद प्लेटफॉर्म के सरपरस्त हैं, सदर हैं। और गुज़श्ता 2 दहाइयों से दोनों प्लेटफॉर्म्स जिस तरीके से अमेरिका में उर्दू ज़बान और तक़दीस अदब को नई जहतें देने में मसरूफ़ अमल हैं, आज हम इससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू भी करेंगे। 5 किताबें उनकी, धनक है, सुखनवर है, बाद अज़ खुदा, खैरुल अनाम और अब खैरुल वरा भी इसमें शामिल है। बिकॉज़ लास्ट टाइम व्हेन ही विजिटेड पाकिस्तान तो हम बाकी किताबों से मुताल्लिक़ बात कर पाए थे, अभी इसमें एक एडिशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब आपकी मुलाकात करवाते हैं जी आबिद रशीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
अब सब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उस टाइम के बाद अब आपका पाकिस्तान आना हुआ है? जी, जब लास्ट टाइम आप लोगों से मुलाकात हुई थी उसके बाद अच्छा। ये तो मतलब आप फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहते हैं? हाँ, हर साल तकरीबन दिसंबर के महीने में। तो क्या सही। मसरूफियत है इस विजिट में पाकिस्तान की? इस विज़िट में सबसे पहले तो ये कि ये जो मेरी नई किताब आई है खैरुल वरा, ओके, इसकी मुख्तलिफ शहरों में तकरीब पजीराई हो रही है ज़बरदस्त। और यहाँ पर आज एकेडमी ऑफ लेटर्स में भी इसकी तकरीब पजीराई है। सही। तो जाविया तंजीम है एक और एकेडमी ऑफ लेटर्स के ताउन से। तो ये इस किताब की आज रुनुमाई है, पजीराई है, और उसके अलावा बाकी शहरों में भी इसके हवाले से प्रोग्राम हैं, कुछ मेरी शायरी के हवाले से, कुछ शामें मुख्तलिफ शहरों में मनाई जा रही हैं। तो ये समझ लें कि बड़ा हेक्टिक सा ट्रिप है। ज़बरदस्त। Okay, चलिए हम तो इस बड़ा- किताब पे भी आएंगे, हम कुछ शायरी भी सुनेंगे, लेकिन हम चूंकि पहले कर तो चुके सेगमेंट, बट स्टिल हमारे बहुत से व्यूअर्स जो कि नहीं जानते हैं दो प्लेटफॉर्म से मुताल्लिक, हरीम नात भी और इसके साथ साथ सुखनवर। सो थोड़ा ना प्लेटफॉर्म से मुताल्लिक ज़रा बताएं, ये कई साल हो गए इन प्लेटफॉर्म्स को काम करते हुए, ये आइडिया कैसे कंसीव किया था आपने, कैसे इन प्लेटफॉर्म्स का क़याम हुआ? वो यूँ हुआ था कि अदबी तंजीमें तो अमेरिका में बहुत सी हैं, लेकिन जिससे रेगुलर एक मुस्तकिल अंदाज में जो अदब का के प्रोग्राम्स और उसकी तरवीज के लिए जो काम करती हैं, उसकी ज़रा सी मैंने ज़रूरत महसूस की। तो अपने साथियों के साथ मिल के हमने सुखनवर शिकागो की इब्तदा की और इसके तहत अभी तक तकरीबन को 50 से ज़्यादा 50 साल में मुशायरे हो चुके हैं। बल्कि ये जो हमने अभी कोई 1.5 हफ्ते पहले एक मुशायरा हुआ था, आलमी मुशायरा था, इसमें पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका, पूरे अमेरिका से शुरा कराम ने शिरकत की थी और वो हमारा गोल्डन जुबली मुशायरा था। ओह ज़बरदस्त। तो वो और बुनियादी मकसद ये है कि अमेरिका में जो कि उर्दू की एक नई बस्ती है, उसमें उर्दू की तरवीज के लिए काम किया जाए। और हम बाज़ लोग वी आर इन कोऑपरेशन विद सम ऑर्गेनाइजेशन कि जो बच्चों में उर्दू लिटरेचर के लिए काम करती हैं, उर्दू पढ़ाने के लिए काम करती हैं। तो ये भी साथ साथ काम चल रहा है। फिर जो मुख्तलिफ हमारे शोरा हैं जो गुज़र गए रफ्तगान जो है हमारे, उनके हवाले से भी हम प्रोग्राम करते हैं। फिर किताबों की रुनुमाइयाँ और मुशायरे, तो जो भी उर्दू से मुख्तलिफ उर्दू की मुख्तलिफ जो हम तरीक़ों से उसकी खिदमत कर सकते हैं, उसमें हम मसरूफ़ हैं। अच्छा, वैसे में ज़रा बहुत सारे इवेंट्स आपने किए हैं थ्रू जी। आउट और बहुत सालों से आप इस हवाले से काम भी कर रहे हैं। कुछ मेन इवेंट्स आपके जिनका आप जिक्र करना चाहते हो, एंड स्पेशली हम ये भी जानना चाहेंगे शिकागो में जब इवेंट्स हो रहे होते हैं, जिस तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे होते हैं, तो क्या माहौल होता है वहाँ का, किस तरह से आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों का इंटरेस्ट किस तरह से होता है? लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करने का तरीका एक तो यही है कि हम कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ कि भी आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आएँ। और ज़ाहिर है कि एक मसरूफ़ ज़िंदगी है वहाँ पर, और डे टू डे लिविंग जो है वो वहाँ पर इज़ द बिगेस्ट प्रायोरिटी। तो उर्दू अदब की तरफ भी लोगों को दिलचस्पी है, क्योंकि उससे तो ज़ाहिर है कि अपने इंडिया और पाकिस्तान जहाँ से भी वो लोग आए हैं, उर्दू से उन लोगों की एक जज्बाती अटैचमेंट है। तो वे चाहते हैं कि भी उर्दू की तरक्की होती रहे, उसके प्रोग्राम होते रहें। तो वो उसमें से वक्त निकाल के आते हैं उन प्रोग्रामों में। हम उनको दावतनामे भेजते हैं और उसके लिए अखबारों में और टीवी पर भी पब्लिसिटी की जाती है। तो वो लोग फिर उन प्रोग्रामों में तशरीफ़ लेके आते हैं और आम तौर से हमारे तमाम प्रोग्राम बड़े अच्छे कामयाब प्रोग्राम जाते हैं। ज़बरदस्त। और ये जो प्रोग्राम्स हैं पिछले किस बरसों में आप लोग डिफरेंट टाइम जोन्स में करते रहे हैं इनको, राइट? हाँ, हम तो मुतवातर ये इस खिदमत में मसरूफ़ है। हमारी जो हरीम नात की तंजीम है, इस वक्त जहाँ तक मैं समझता हूँ तकदीसी अदब की वाहिद तंजीम है अमेरिका में, और बड़ी बाकायदगी के साथ हम लोग नात के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। और पिछले साल हमने एक नात कॉन्फ्रेंस की थी और इस साल फिर हमने दूसरी नात कॉन्फ्रेंस की है, जो कि पाकिस्तान से बाहर दुनिया में दूसरी नात कॉन्फ्रेंस है। अच्छा। ये तो पहले हमने ही बुनियाद रखी उसकी पिछले साल, और हमने ही अल्हम्दुलिल्लाह के इस साल भी हमने उसका जो नात कॉन्फ्रेंस हमने दूसरी मुनक्किद की, जिसमें पाकिस्तान से, इंडिया से और तमाम अमेरिका से जो स्कॉलर्स हैं वो तशरीफ़ लेके आए। ओके, और कुछ वर्चुअली भी शामिल हुए थे इसमें या किससे? उसमें हमने कुछ जूम भी शामिल किया था। तो जूम में भी बहुत से लोग शामिल हुए थे दुनिया भर से। तो समझ लें कि ये एक आलमी कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि इसमें सिर्फ अमेरिका से लोग नहीं थे, बल्कि मिडल ईस्ट से, यूके से, पाकिस्तान से, इंडिया से, हर जगह से जो नात के स्कॉलर्स हैं
वो उसमें शामिल हुए थे और नात के शोरा शामिल हुए थे। अच्छा। तो ये हमारा 3 रोज़ा प्रोग्राम था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम गया। अच्छा, ऐसे में आपने रिसर्च वर्क भी काफ़ी किया हुआ है नात के हवाले से, तो उसके हवाले से कुछ बताना नात चाहें? की जो मुख्तलिफ जहतें हैं और उसकी जो तरवीज के लिए जहाँ भी दुनिया भर में काम हुआ है, उसके ऊपर मकाला जात जो लिखे गए हैं, मैंने भी लिखे, लोगों ने भी लिखे हैं, उनको हमने कंपाइल करके एक किताबी शक्ल भी दी है। तो जो आप किताबों का जिक्र कर रहे थे उसमें आप एक और का एडिशन कर लें, वो नात नामा है, वो पिछले साल शाया हुई थी, और इस साल एक और किताब शाया हो रही है नात कायनात, वो भी रिसर्च जितने भी पेपर्स हैं और कुछ मैंने लिखा है, कुछ दुनिया भर के स्कॉलर्स ने लिखा है, तो उनको कंपाइल करके एक किताब अनकरीब 1-2 महीने में आ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। नातिया कलाम और इसकी हिस्ट्री, अगर इस पर हम थोड़ा सा सवाल आपसे कर पाएँ कि कैसे देखते हैं आप इसकी तारीख को, कैसे इसका आगाज़ हुआ? इसका आगाज़ तो बड़ा हर शख्स जानता है जिसका जो मुसलमान है कि हसन बिन साबित जो हैं उन्होंने सबसे पहले नात के हवाले से काम शुरू किया, क्योंकि उस वक्त जो कुफार थे वो शायरी के ज़रिए हुजूर के बारे में बहुत ही नाजेबा कलमात इस्तेमाल किया करते थे। तो उनके मुकाबले के तौर पे हसन बिन साबित सामने आए और उन्होंने जो नातें लिखी और जो हुजूर की तारीफ़ और उनके मुकाबिल जो उन्होंने जो अशार किए उससे हुजूर बड़े खुश हुए थे। बल्कि जो हदीसों में ये भी है कि उन्होंने अपना मिंबर भी उन्हें पेश किया था। तो जो भी नात ख़ां होता है, जो नात लिखता है, उन सब की हमेशा तमन्ना ये होती है कि काश हम भी उस सफ़ में हों कि यूँ नहीं तो शायद हमें अगले जहान में हुजूर जो है वो मकाम दें कि जो हसन बिन साबित को मिला था। हर शायर की, हर नात ख़ां की यही ख्वाहिश होती है। ओके, अच्छा, ज़रा हम किताब के बारे में भी बात करना चाहेंगे, थोड़ा से हवाले से बताइएगा क्या इसमें नया आपने, बिकॉज आज इसकी आपने बताया कि पजीराई भी है। अच्छा, इसमें इस पजीराई के हवाले से ये मैं बात करूँगा कि जब भी कोई किताब की रूनुमाई होती है उसके बाद मुख्तलिफ शहरों में उसका इंट्रोडक्शन होता है कि भाई ये किताब जो है नात के हवाले से नई किताब आई है, उसमें क्या कुछ है, और फिर मुख्तलिफ शोरा जो हैं उसमें उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ होता है, वो उसके बारे में पढ़ते भी हैं। जैसे आज हमारा जो प्रोग्राम अकेडमी ऑफ लेटर्स में होगा उसमें इफ्तिखार आरिफ साहब भी इस किताब के बारे में गुफ्तगू करेंगे, जनाब नसीम सहर साहब इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे, महबूब ज़फ़र साहब इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो ये तमाम बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं और जो कि इल्म अदब से बड़े अरसे से वाबस्ता हैं और उनका एक मकाम है, तो वो इस किताब के बारे में गुफ्तगू करेंगे। और इस किताब में अगर आप देखें तो इसमें इसके बैक साइड पे आप देखें तो ये इफ्तिखार आरिफ साहब, रियाज मजीद साहब, नसीम सहर साहब, डॉक्टर मुनीरुज़्ज़मान मुनीर सभी शिकागो में, तो ये सारे बड़े मुस्तनद नाम हैं नात के और शायरी के हवाले से। तो इन लोगों ने अपनी आरा लिखी हुई हैं इस किताब के बारे में, और ये लोग मुख्तलिफ शहरों में मेरी किताब पर गुफ्तगू भी करेंगे, जैसे कि आज इफ्तिखार आरिफ साहब। ज़बरदस्त। तो कुछ अगर इस किताब से हमें सुना भी सकें? हाँ बिल्कुल, ये तो मेरे लिए इससे बड़ी सादत की और क्या बात होगी। इसमें इस किताब के मुख्तलिफ हिस्से हैं जिसमें हम्द है, नात है और मनकबत है, और उसके अलावा सलाम है हुजूर पर। और फिर इसमें एक ख़ास जो सेक्शन है कि जो कि उर्दू नातिया उर्दू शायरी में बड़ा कम पाया जाता है, और जिसमें मैं ख़ास तौर पे काम कर रहा हूँ, वो नज़्म है। सही। जो नज़्म से आप इस्लाम की तारीख़ को नज़्म उसको नज़्म बंद करते हैं, तो वो जो चीज़ है इस वक्त बड़ी उस जहद पे कम हो। तो मेरी हर किताब में कुछ ऐसी नज़में शामिल हैं कि जो इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में है। ऐसी किसी नज़म से अगर हम आगाज़ कर लें, कोई अगर नज़म आप हमें सुनाना चाहें तो। इसमें से जो एक हम्द है जो हमने इस किताब के शुरू में दी है, वो मैं आपको सुना सकता हूँ। मैं कहाँ शुमार में था, मुझे चुन लिया किसी ने। मैं कहाँ शुमार में था, मुझे चुन लिया किसी ने। मैं कहीं गुबार में था, मुझे चुन लिया किसी ने। थी कहाँ बिसात कोई, करून की नात गोई। मैं तो कुएं यार में था, मुझे चुन लिया किसी ने। वो न जिसका था कभी कुछ, उसे मिल गया सभी कुछ। मैं कहाँ कतार में था, मुझे चुन लिया किसी ने। बहुत खूब। मैं जो अश्क बन के डोला, मुझे मोतियों में तोला। मैं जो अश्क बन के डोला,
मुझे मोतियों में तोला, मैं दिले फिगार में था, मुझे चुन लिया किसी ने। मैं कहाँ ख़ज़ां रसीदा, जो हुआ गुले चुनीदा। मैं कहाँ ख़ज़ां रसीदा, जो हुआ गुले चुनीदा। मैं तो काहो खार में था, मुझे चुन लिया किसी ने। मेरी खूह में थी ख़ताएँ, प वहाँ फ़कत अताएँ। मेरी खूह में थी ख़ताएँ, प वहाँ फ़कत अताएँ। मैं किसी खुमार में था, मुझे चुन लिया किसी ने। मैं जला बुझा सितारा, मैं चमक उठा दोबारा। मैं जला बुझा सितारा, मैं चमक उठा दोबारा। मैं कहाँ मदार में था, मुझे चुन लिया किसी ने। मैं कहाँ शुमार में था, मुझे चुन लिया किसी ने। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया। और अभी इसकी तकरीबी पजीराई जिस तरह आज अपने अकेडमी लेटर्स में, इसके अलावा बाकी कुछ शहरों में भी हो चुके हैं, कुछ शहरों में भी हो रही है। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न यू आर इन पाकिस्तान, राइट? हाँ जी, ये बल्कि इसकी तो पजीराई अमेरिका के बहुत से शहरों में हो चुकी और यूरोप में हो चुकी, और ये आखिरी जो लेग है इसकी पजीराई की, ये पाकिस्तान है। तो इसमें कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, मुख्तलिफ़ शहरों में इसके, हैदराबाद, तो मुख्तलिफ़ शहरों में इसके प्रोग्राम्स अरेंज हैं। तो इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त। इसका मतलब आपका ये वाला विजिट जो है वो काफ़ी जैम पैक्ड है, राइट? जी 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 जी, जी। तो अच्छा, व्हाट्स नेक्स्ट, क्या सोचा हुआ है अब आगे? मजीद कोई किताब आपने लिखनी है, कोई इवेंट की तरफ आप लोग जाएंगे जब आप वापस जाएंगे? तो मेरी एक और किताब है जो कि आखिरी मराहिल में है नात की, मिसले तो न शुद्ध। तो वो किताब इंशाल्लाह ताला 3-4 महीने में वो मंजर आम पर आ जाएगी। तो जो अगला सफ़र होगा वो मिसले तो न शुद्ध का होगा। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट जी, ऑल द बेस्ट फॉर दैट एज वेल। कोई मैसेज आप देना चाहते हो हमारे नाज़रीन को? बिल्कुल, मैं बल्कि सवाल के साथ करता हूँ कि आपके जितने भी इवेंट्स होते हैं, क्या उसमें आप यूथ को भी देखते हैं, उसको इंगेज करने के लिए भी कुछ आपको एफर्ट्स होती हैं? इस हवाले से कुछ कहना अगर चाहें तो। जो मेरी तंजीम है, जो हमारी तंजीम है सुखनवर शिकागो और हरीम नात, इन दोनों तंजीमों में नौजवान भी शामिल हैं। ज़बरदस्त। तो वो जो नौजवान हैं वो नौजवान क्राउड को अट्रैक्ट करते हैं, और बाकी भी ज़्यादातर बड़े सगीर से तो जो लोग गए हुए हैं वो अपने 50s के अंदर हैं, कि जो कि ज़्यादातर अट्रैक्ट होते हैं मुशायरों की तरफ। लेकिन ये जो हमने हमारे तंजीम में जो नया खून शामिल है, खावर हुसैन हैं, हुमैरा गुल तशना हैं, राकिन कौर हैं, तो ये सारे नौजवान हैं। तो ये नौजवानों को अट्रैक्ट करते हैं, तो नौजवान भी हमारे प्रोग्रामों में तशरीफ। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप हर एज ब्रैकेट को अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं। अब इससे बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, स्पेशली आप इस तकरीब पजीराई के लिए, मुख्तलिफ तकारीब के लिए आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, ताकि इस किताब से मुताल्लिक़ ज़्यादा से ज़्यादा बात हो सके। नाज़रीन, हमें बढ़ना है बिग ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक ज़बरदस्त मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है। टेक की फील्ड में माशाल्लाह वो नाम बनाते आ रही हैं, और कई सालों से हम उनको देख रहे हैं कि माशाल्लाह उन्होंने बहुत काम किया, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और इस वक्त वो दुबई में, दुबई गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही हैं। उनके हेल्थ के शोबे में जिस तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और AI को वो इनकॉर्पोरेट कर रही हैं, एंड शी इज़ द ओनली नॉन अरेबिक इन द टीम। तो हम उनसे पूछेंगे भी कि काम का एक्सपीरियंस कितना डिफरेंट है। रोशान शेख इज़ विद अस, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। ग्रेट। रोशान, पाकिस्तान आना हुआ है अभी आपका, कितने टाइम बाद आई हैं? वैसे मैं आती रहती हूँ लाइक आफ्टर 3-4 मंथ्स, लेकिन जस्ट 2 or 3 डेज के लिए मैक्सिमम। तो अभी 1 वीक से ज़्यादा हो गया है। अच्छा, इस बार थोड़ा लंबा आपका हो गया। थोड़ा सा बताएं, 2 साल हो गया आपको दुबई गवर्नमेंट से काम करते हुए, सो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? एक्सपीरियंस अच्छा है। लाइक इससे पहले मैंने कभी पब्लिक सेक्टर के साथ काम नहीं किया, सो ऑब्वियसली पाकिस्तान पब्लिक सेक्टर के साथ भी नहीं किया, एंड डायरेक्टली आप एक फॉरेन पब्लिक सेक्टर के साथ आप काम कर रहे हो, तो काफ़ी आप कह सकते हैं कि क्वाइट एविडेंट था कि एकदम से लाइक नॉट जस्ट प्राइवेट सेक्टर चेंज हो रहा है, बट पब्लिक सेक्टर को आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वहाँ पे किस तरह से वो लोग अपने सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा लाइक स्पेशली अगर हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में वो किस तरह से लाइक AI को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ईज़ प्रोवाइड की जा सके आम पब्लिक के लिए, या इवन जो विजिटर्स भी आ रहे हैं उनके लिए। ओके, तो कैसा ओवरऑल, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से होता है कि क्वाइट डिफरेंट, बट अगेन यहाँ पे जब हम बात कर रहे होते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो अक्सर लोग काम करने वाले भी और एक
एक परसेप्शन सी होती है ना कि ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट सेक्टर में है एंड ऑल दैट, वहाँ भी क्या आम लोगों को लेकर ये वाला ये एक परसेप्शन पाई जाती है, एक ऐसी थॉट होती है कि कुछ चीज़ें बस अलाइन कर दी जाती हैं कि अच्छा ये गवर्नमेंट के साथ काम है तो ये इस तरीके से है? नहीं, इतना नहीं है, क्योंकि एक तो सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे वहाँ पे लगी, क्योंकि मैंने यूएस के साथ भी काम किया, यूएस मार्केट के साथ भी और टर्की मार्केट के साथ भी, पर जो मैंने एक मेजर डिफरेंस देखा है वो यूनिफाइड सोल्यूशन का देखा कि आपकी हर चीज़ जो है वो आपकी एमिरेट्स आईडी के साथ लिंक है। और अगर आप हेल्थ केयर की बात करें जितने भी, तो गवर्नमेंट लेवल पर भी एप्लीकेशंस हैं, सो यू डोंट नीड टू डाउनलोड कि आप किसी लाइक हॉस्पिटल की ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, या जैसे मैं जिस अथॉरिटी के साथ हूँ आप उसकी सेपरेट एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करेंगे। जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसके लिए यूनिफाइड सोल्यूशन के ऊपर भी वो लोग काम कर रहे हैं कि आप एक सिंगल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और चाहे वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपका लाइक हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज, फॉर एग्जांपल आपको कोई अपॉइंटमेंट बुक करनी है, या उसके अलावा लाइक कोई भी हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, ट्रैफिक रूल्स के लिए हो गया, मतलब इवन दुबई लैंड अथॉरिटी जो है DLD उससे रिलेटेड हो गया। तो आप प्रॉपर्टी वगैरह ये सारी सर्विसेज आप एक यूनिफाइड सोल्यूशन के थ्रू, एक एप्लीकेशन के थ्रू भी आप जो है सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। ओके। अच्छा, इन 2 सालों में किस तरह से चेंज आपने देखा, जो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी जो आपने इनकॉर्पोरेट की उनके सिस्टम में, हेल्थ सिस्टम में, तो वो चेंज कैसा आपने देखा? चेंज काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि इनिशियली क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम पे जिस अथॉरिटी के साथ मैं हूँ तो वो उस टाइम पे लाइक स्प्लिट हुआ था एक और उस एंटिटी के साथ। सो मेरा रोल जो था उस टाइम पे लाइक काफ़ी चैलेंजिंग इस तरह से हो गया, क्योंकि वो सारी चीज़ें लाइक होते हैं डिस्टर्ब्ड होती हैं, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से अलग हो गया, 2 एंटिटीज़ एक साथ थी फिर सेपरेट हो गई। सो चैलेंजिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि लाइक मुझे काफ़ी टाइम लगा प्रोसेस को बनाने में, लाइक बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, उन चीज़ों को लाइक इवन माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करने में। ओके फाइन, लाइक अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो ओबियसली गवर्नमेंट अगर पाकिस्तान से कंपेयर करूँ तो ओबियसली लाइक 70% दुबई गवर्नमेंट अहेड होगी, बट अगेन माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा जो है आपको चेंज करना है, उसको लाइक एजुकेट करना है। बट द मोस्ट इम्प्रेसिंग थिंग वाज कि लाइक पीपल आर वेरी अडॉप्टिंग, वो लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। लाइक इन गवर्नमेंट लेवल पे भी अगर आप देखें तो AI की बहुत सारी ट्रेनिंग्स होगी, जो ना सिर्फ आप कह लें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जो है वो कंपल्सरी हैं उनको उन ट्रेनिंग्स को लेना। वो सर्टिफिकेट्स फिर बाकायदा हम लोग सबमिट करते हैं, देन फिर वो शेख साहब के पास जाते हैं, देन हमारे वाले शेख साहब नहीं, लाइक शेख हमरान बड़े शेख साहब के पास बड़े शेख साहब के पास जाते हैं, तो वो प्रॉपर एक रिकॉर्ड है। लाइक इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी जितने इदारे काम कर रहे हैं उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, थर्मोमीटर्स होते हैं, कितना बजट है, कहाँ पे बजट लग रहा है, किस तरह से जो है वो बजट किस किस प्रोजेक्ट पे लग रहा है, उस प्रोजेक्ट के क्या क्या माइलस्टोन्स हैं और उन माइलस्टोन्स पे कितनी अचीवमेंट्स हो रही हैं। तो वो रेड फ्लैग्स जो हैं वो चलते जाते हैं पर क्वार्टर। तो वो ऑब्वियसली एक सिस्टम के थ्रू जो है वो चल रहा था। ऑब्वियसली हर मुल्क का अपना सिस्टम होता है, हर क्वार्टर में ना हमारे सर पे ना घंटियां बज रही होती हैं। क्या अच्छा, बहुत गुजारा है? फास्ट पेस जिंदगी भी काफी फास्ट है वहाँ पे, तो उस पर्सपेक्टिव से क्या उस स्पीड को मैच करना भी बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है एक पाकिस्तानी के ये लिए? टारगेट। हाँ, इस बिकॉज हम अक्सर हमारे होता है ना डिले कर दिया, चलो ये कल हो जाएगा, चलो परसों पे छोड़ देना होता है, बट देन अगेन जब आप एक डिफरेंट सिस्टम में आते हैं तो आपको उस पेस को मैच करना होता है। ये चैलेंज था? नहीं, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर से गई थी तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के बाद ये प्राइवेट सेक्टर में भी है एक्चुअली यहाँ पे, कहाँ मतलब लेकिन आपने आई थिंक क्योंकि टर्की के साथ काम किया, यूएस में काम किया, इसलिए जनरली आपका बना रहता है कि उसी पेस पे रहना है। मुझे कभी कभार लाइक स्लो लगता है लेकिन इतना फास्ट नहीं लगता, क्योंकि है तो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट। हम लोग की टाइमिंग्स भी लाइक अर्ली मॉर्निंग होती है, तो आफ्टर 3 PM वैसे भी फारिग हो जाता है। ओके, तो फिर तो ठीक है, एनर्जी भी है उस तरीके से और काम करने का। अच्छा जी, एक ही पूरी टीम में नॉन अरब का होना, नॉन अरबिक टीम मेंबर, नॉन अरबिक, हाँ, तो ये बताएं कि कैसे एक्सपीरियंस कम्युनिकेशन का होता है ना। समटाइम्स कहते हैं कि लैंग्वेज चेंज, दैट मींस आप उनके जोक्स भी समझ नहीं पाते, क्योंकि जब तक वो जोक अपनी लैंग्वेज में ना समझ भी नहीं आता। सो ये कितना बड़ा चैलेंज है? हम लोग ट्राई करते हैं लाइक उसको रिलेट करने की जैसे कैसे भी, लेकिन रिलेट करने की कोशिश करते हैं, बट इट्स ओके, इट्स गुड, लाइक मज़ा आता है बात करने में। एक और मज़ा भी आता है, बहुत सारी चीज़ें समझ भी नहीं आती, तो अच्छा जो नॉइज़ है वो भी सारी के सारी माइनस हो जाती है। कोई ऐसा फनी इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो, इफ यू वांट टू शेयर दैट? एक्चुअली जो इजिप्शियन जोक्स हैं वो हमारे फैसलाबादी जोक से काफ़ी मिलते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें लाइक ट्रैफिक रूल्स हो गए, सो वो लोग उसी तरह वॉयलेट करना पसंद करते हैं जितना यहाँ पे लोग फखर से करते हैं। सो वो चीज़ें हम लोग काफ़ी हद तक रिलेट कर जाते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग।
वाकई इमरातीज के साथ पंगा नहीं ले सकते हम। अच्छा लेकिन इजिप्शियंस के साथ आपका थोड़ा सा हो सकता है कन्वर्सेशन, फैसलाबादी सीरियन style में। इजिप्शियंस तो वो थोड़ा सा हम लोग रिलेट कर जाते हैं। सही। तो मतलब ये भी अच्छा होता है कुछ चीजें ना समझ आना भी, कि आप Exactly. पॉलिटिक्स में किसी आपको कहीं पे गवाह नहीं बनाया जा सकता होगा। नहीं, गवाह बनते हैं, गवाह भी बनते हैं, गवाह बन जाते हैं। रिपोर्ट्स भी सबमिट करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो वो आप कह लीजिए हाई लेवल मीटिंग्स होती है, सो उसमें समटाइम्स जो है वो कह दिया तो मैं समरी बता देंगे लास्ट में, तो ठीक है, कहना ठीक है, हो गया। फाइन, इट्स ओके। Okay. हो गया। अच्छा, एआई को लेके आपने वहाँ पे कितना चेंज देखा है रीसेंट टाइम्स की? एआई की इनकॉर्पोरेशन बहुत ज़्यादा, और आप आई एम श्योर कि आप देखती होंगी पाकिस्तान, बाकी मुल्कों भी आप देख रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, ऐसा वो चीज़ें सामने आ रही होती हैं कि वो मुल्क एआई में किस तरीके से आगे जा रहे हैं। सो आप इसको किस तरह से देखती हैं? एक तो आप ये समझ सकते हैं कि जो दुबई है वो एक्चुअली एक हब बन गया, Okay. ठीक है। अगर आप पाकिस्तान को देखते हो तो यहाँ पे जब भी हम न्यू टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले लोग घबरा जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा पता नहीं हमारी जॉब्स रिप्लेस Yes. हो जाएंगी या क्या हो जाएगा। वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर जो नॉर्मल एक आप कह लें परसेप्शन है वो ये कि एक अडॉप्टिव अप्रोच है, Environment है, जिसमें हाँ। इन्वायरमेंट है, जिसमें जो है हर बंदा जो है वो फास्ट पेस को जो है मीट करने पे लगा हुआ है, ठीक है। एंड दे रियली थिंक कि जो टेक्नोलॉजी है वो आपके लिए ईज़ प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इससे पहले वाले अपने करियर में जाऊँ तो मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन या प्रोडक्ट कंसल्टेंट थी, सो ऑब्वियसली एआई लिटरली हेल्प्स इवेंचुअली कि अच्छा आप अपने काम को कैसे आप एफिशिएंटली जो है परफॉर्म कर सकते हैं। सो आपको अगर दुनिया के साथ मीट करना है, जो कि मैं समझती हूँ, तो आपको टेक्नोलॉजी को लेकर आपको एक अच्छी अप्रोच रख, एक Yes. पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है चलना होगा। घबराना नहीं होगा कि अच्छा पता नहीं क्या हो जाएगा या पता नहीं हमारी जॉब्स चली जाएंगी। जितनी जॉब्स आएंगी उतनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ सही भी बात आपके लिए जो है वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। सो वहाँ पर लोग जो है वो इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली देखते हैं, नॉट जस्ट कि प्राइवेट सेक्टर में बल्कि पब्लिक सेक्टर में भी। और एंड दे आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, स्पेशली गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है टेक्नोलॉजी में, एआई में, ब्लॉकचेन में, डिफरेंट फर्दर जितनी भी अभी न्यू टेक्नोलॉजी इस मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रही है लास्ट 4-5 ईयर्स तो से वो या उसके 7 इकोसिस्टम ईयर्स में ऐसा डेवलप कर रहे हैं ताकि वो Exactly. बच्चे भी पढ़ें और आगे भी आए। अच्छा, ऐसे में Exactly. खवातीन वो टेक की फील्ड में कितनी आपको नजर आती हैं? मुझे तो बहुत नज़र आती है। मैं पब्लिक सेक्टर में भी, मेरे डिपार्टमेंट में लाइक 60% जो है वुमेन है। मेरी बॉस जो है डायरेक्टर वो भी वुमेन है, और वही एआई की सीईओ भी हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा मुझे वुमेन तो बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, लाइक जो परसेंटेज है। एंड एक्चुअली उनका एक लाइक परसेंटेज भी है कि पब्लिक सेक्टर में भी इतने परसेंट है, लाइक 30% जो वुमेन मस्ट होनी चाहिए, Okay. ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं, स्पेशली लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से एआई की, जैसे मैंने पहले भी बात की, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि कंपलसरी है, मैंडेटरी है हर एक बंदे करने के करने लिए, हैं एम्प्लॉयज़ के लिए भी, कि वो आपने ट्रेनिंग्स लेनी ही लेनी है। उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। तो मंथली ना एक वो भी रिपोर्ट जारी होती है कि हर एक इंडिविजुअल जो कि जैसे मेरे डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 50 लोग हैं, सो 50 की एक रिपोर्ट जा रही है डीजी के पास। अच्छा 50 के 50 जो इस डिपार्टमेंट के इस यूनिट के लोग थे उन्होंने एआई का ये कोर्स कर लिया और उसकी ये परसेंटेज है। देन फिर वो कलेक्टिवली इस पूरे एक इदारे से जो है वो फिर आगे तक रिपोर्ट हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो कि एक स्ट्रीम लाइन है, एक प्रोसेस वाइज जो है बड़ा एक स्मूथ प्रोसेस है, Okay. जिसके ऊपर लाइक मेरे लिए तो बड़ा इंप्रेसिव लगता है मुझे। एंड देन इक्वल अपॉर्चुनिटीज वो भी आपको नजर आ रही हैं? बिकॉज अक्सर ये होता है ट्रस्ट नहीं किया जा रहा होता। बहुत सारे ममालिक की बात करें, ओवरऑल भी हम देखें तो खवातीन जब टेक में आती है, कोई ऐसी फील्ड जो कि कहा जाता है अच्छा उनकी फील्ड नहीं थी, अब तो खैर सारी फील्ड्स ही खवातीन की फील्ड्स होती जा दुबई रही तो है। वैसे ही बहुत सेफ है, दुबई यूएई तो मर्दों बहुत को ही उनका सेफ कोटा है। चाहिए। ये आवाज ना निकल मुझे रहा लगता है अब शायद वक्त शायद ये आ ना जाए, है ना? ओके, नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। वी बिलीव इन इक्वालिटी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा रोशान, क्योंकि ना दुबई से पर्सपेक्टिव से भी हम देखें तो वहाँ पे भी कुछ टाइम से हमने देखा ना, फ्यू इयर्स हमने देखा खवातीन हर शोबे में आगे आ रही हैं, Exactly. अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, दे आर एक्सेलिंग माशाल्लाह। ऐसे में लास्टली बताइए कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हम पूरी ग्लोबली देख रहे हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन कम होने से चीज़ें बेहतर कितनी हुई हैं? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को जो है मैं सबसे पहले प्लेमैन वर्ड्स में मैं समझाने की कोशिश करूँगी कि कोई भी प्रोसेस जिसको हम स्मार्ट तरीके से या ईजीएस्ट वे में टेक्नोलॉजी के थ्रू एक आम इंसान के लिए प्रोवाइड कर सकें, सो उसको हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। या ये भी आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी वाइज किसी भी प्रोसेस को, कोई भी मैनुअल प्रोसेस है उसको रिप्लेस करना, ठीक है। जैसे हम नादरा में जाते हैं तो लंबी लंबी कतारें लगी हुई होती हैं एंड देन हमें वेट करना पड़ता है। लेकिन अभी जब मैंने अभी रिसेंटली पाकिस्तान विजिट किया तो जितनी भी मेरी बैंकिंग एप्लीकेशंस है, सो व्हाट आई हैव सीन कि आप स्मार्ट ऐप के थ्रू जो है अपना बायोमेट्रिक करवा सकते हो। यू डोंट नीड टू विजिट फिजिकली एनी नादरा ऑफिस और बैंक ब्रांच या कुछ भी इस तरह से बायोमेट्रिक के लिए। सो ये सारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की छोटी छोटी सी चीज़ें। आप नादरा के उसमें जाएं जो ब्लू एरिया में, तो वहाँ पे एक रोबोट है
वो रोबोट आपको रिन्यू करके दे रहा है। यस, यू डोंट नीड टू लाइन में नहीं गो टू लगना पड़ रहा, एनीबॉडी। किसी के पास आपको जाना नहीं पड़ रहा। तो देख ले, पाकिस्तान बहुत से मामलों में आगे चल रहे हैं। आप यहाँ से अच्छी चीजें लेके वहां जाके बताएंगे पाकिस्तान यहाँ पहुंच गया है। पाकिस्तान का मुस्बत रियल इमेज जो है रियल आपने- इमेज। हाँ। और जो आपका दूसरा सवाल था लाइक किस तरह से जो है ट्रांसपेरेंसी रखी जा रही है, सो उसका ये आंसर बनता है लाइक मैं इस तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकूंगी कि हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस है, ठीक है। अगर आपके हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स है, मैं अपने ही जो मेरा शोबा है हेल्थ केयर का, मैं उसी से रिलेटेड जो है उस पर बात करूँगी। इवन RT वगैरह सब इसी तरह से जो है वहाँ पे काम करते हैं, ट्रैफिक में भी और जितने भी बाकी इदारे हैं। तो आप अगर आपका कोई क्लिनिक भी है, ठीक है, सो बहुत सारे लोग इस तरह से भी करते हैं कि ब्लैक एंड वाइट मनी करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है, एंड देन उसके बाद गायब हो जाते थे या डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है या उस तरह से बस एक शो के लिए क्लिनिक खोल दिया, हॉस्पिटल ओपन कर दिया। तो उसका भी आपको आपका जो भी इदारा है वो आंसरेबल है अथॉरिटी के साथ। एग्जैक्टली आपके पास अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है मोर देन 3 मंथ्स तो उसकी भी एक रिपोर्ट जा रही है। अगर कोई पेशेंट नहीं आ रहा उस डॉक्टर के पास तो उसकी भी रिपोर्ट जा रही है एंड यू आर आंसरेबल। तो अदरवाइज आपके ऊपर बहुत हैवी पेनल्टी पड़ेगी, बहुत बड़ा आपके ऊपर फाइन पड़ेगा। और उसका भी एक टाइम फ्रेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर डॉक्टर किसी भी रीज़न की वजह से कंट्री लीव कर गया या जॉब लीव कर गया, देन आपको बताना है अथॉरिटी को कि फाइन नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप फॉर एग्जांपल कोई सर्जन था, ठीक है, तो ये सर्जन जो है स्पाइन सर्जन था, तो ये आफ्टर 6 मंथ्स हम ये कोई भी बंदा हायर कर लेंगे और उसकी बेसिस पर जो है लाइक फिर वो टाइम फ्रेम चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग। अकाउंटेबिलिटी है ताकि सिस्टम बेहतर रहे और एट द एंड जो भी वहाँ के लोग हैं वो मुतासिर ना हो, उनको इंश्योर करवाया जाता है कि अच्छा देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस जो कि इसको चेक करे, चेक एंड बैलेंस अकाउंटेबिलिटी है। रोशान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू जी। नाज़रीन, में बढ़ना है अभी एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। जो अपना बचपन याद है आपको, अगर याद हो तो याद है, कौन सी इतनी पुरानी बात है। सबसे बुरे जो सब्जेक्ट्स लगते थे ना वो साइंस। नहीं, आई वाज अ ब्राइट स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह। या श्योर। अच्छा, एनी हाउ, तो उसमें यही होता था कि हम कहते थे हमें क्या ही डेफिनेशंस पढ़ाई जा रही हैं, क्या हमें बताया जा रहा है सोलर सिस्टम के हवाले से, क्या हमें साइंस के बारे में सिखाया जाता है, और हमें समझ नहीं आती, हम भूल जाते थे। इट्स बिकॉज हम कनेक्ट नहीं कर पाते थे। अब क्योंकि डिजिटल दौर है, आज के बच्चे साइंस को बहुत पसंद करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो कनेक्ट कर पा रहे होते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से उनको पढ़ाया जा रहा होता है, वो वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए भी और फिर मिक्स रियलिटी के ज़रिए भी। ये कुछ नई टर्म है, मिक्स रियलिटी या AR ऑगमेंटेड रियलिटी। एग्जैक्टली। तो आज इस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे जी। एक नया स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम ऑब्वियसली जिसकी हम बात करेंगे आज, आई विजडम, किस तरीके से वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, किस तरीके से वो बच्चों के अगर इंटरेस्ट कैसे वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। एग्जैक्टली, सो दैट स्कूल के बच्चे जो हैं वो जब पढ़ें साइंस के बारे में तो वो उसको समझ के पढ़ें, कि उसके अंदर गुम हो जाए उस दुनिया के अंदर। और जब मैं दुनिया में गुम होने की बात कर रही हूँ तो मैं एक्चुअली घूमने की बात कर रही हूँ। अच्छा, नॉट जस्ट साइंस, आई थिंक बाकी सब्जेक्ट पे भी इसका कोई ना कोई रोल ज़रूर होगा, बट हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं आज। और जो आपने मुझसे कहा ना बचपन, तो मुझे एक जो दुख अभी तक है वो ये है कि जो फ्रॉग की डायसेक्शन अगर आपने की है स्कूल टाइम पे, सो मेरी बेटी ने एक दिन मुझसे पूछा, तो मैंने कहा यस बेटा मैंने की हुई है। तो बाबा आपने क्या किया था? तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर उस वक्त ये मिक्स रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी होती और हम उसी के थ्रू डायसेक्शन कर रहे होते तो एक्चुअल फ्रॉग भी ना पकड़ना पड़ता, उसकी डायसेक्शन ना करनी पड़ती, तो हम इसके थ्रू कर लेते। तो आज हम ये करके देखते हैं। डॉक्टर नहीं बने। बाकी भी वही करके बने, बाय द वे उन्हें भी फ्रॉग ही खोला था कि वो डरना वाला नहीं, उसको तो बेहोश करते हैं, उसके बाद वापस उसको स्टिच कर देते हैं। एक्सक्यूज मी, डोंट टेल मी। सबीनो पूरा खुल जाता है, वो नहीं जुड़ जाए तब जिंदा नहीं होता। प्लीज डोंट से दैट। पुरानी बात हो गई ना, अब याद नहीं आ रही। वो वापस नहीं आता फिर भाईजान जो है ना, चला जाता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ जाते हैं। हर प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं आफ्ताब अहमद खान साहब, जिनका ये विजन है। उन्होंने एक आई विजडम के हवाले से काम किया। आई विजडम जिस तरीके से वो कंपनी है वो सॉफ्टवेयर बनाती है, स्कूल के साथ वो काम कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने एक्टिविटीज़ प्लान कर रखी हैं, कुछ वो कर चुके हैं, जिनको वो इसके थ्रू एजुकेट करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि दिस इज़ समहाउ वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। ये है वो जनाब ऑक्यूलस,
जिसमें वो सॉफ्टवेयर्स हैं और सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं। आज हम इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, लेकिन पहले इसको समझते हैं। वी हैव विद अस आफ्ताब अहमद खान साहब जो कि इस पर काम करें। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आई होप कि मैं और सभी जो कि नालायक स्टूडेंट्स थे इस मामले में हमने काम खराब नहीं किया आपके इस प्रोजेक्ट का। नहीं, आपने बल्कि इसको एंजॉय किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट्स ग्रेट। थोड़ा सा अपना बताएं कि व्हाट वाज योर विजन, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस कि अच्छा ये कंपनी बनानी है, सॉफ्टवेयर बनाने हैं, देन ऑक्यूलस। या वैसे तो ये जर्नी 2014 से शुरू हुई थी, व्हेन आई वाज स्टार्टेड वर्किंग विद विजडम। विजडम एक सेंट्रल एआई सिस्टम था जिस पर हम काम कर रहे थे, ओके, जो कि बिहेवियरल एंड इमोशनल और कैरियर ओरिएंटेड ऑब्जर्वेशंस पर काम करता था। ओके, मगर उसको समहाउ जो कनेक्ट करना था वो हमें स्कूलिंग सिस्टम से कनेक्ट करना था, बिकॉज आई हैव माई हिस्ट्री एंड जर्नी रिगार्डिंग द एकेडमिक। तो उसमें आई वॉज फेसिंग सो मच इशूज़ वाइल लर्निंग। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती थी चीज़ों के हवाले से, बिकॉज I was not a backbencher, but somehow the people were pushing me towards the backbenches. Okay, तो वो मेरे लिए काफ़ी difficult होता जा रहा था। तो for that reason I better understand. Some people come out from the schooling system जिन्होंने मुझे समझाया ये ऐसे नहीं ऐसे, because I want to understand the root of everything like what we are discussing. ठीक है, अगर ये मॉर्गन लॉ है तो ये क्यों मॉर्गन लॉ है? जस्ट प्लस माइनस माइनस प्लस, नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, तो उसके पीछे रीजनिंग होनी चाहिए, एंड द रीजनिंग लाइक जो मैं ढूंढ रहा था। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई और फिर हमने विजडम को आई विजडम में कन्वर्ट किया। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में 2014 से काम कर रहे हैं। सही। और उसके बाद हम डेवलप करते हैं इंटेलिजेंसी, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े आई विजडम की तरफ, जिस वक्त क्योंकि हमने इसको एक इमर्सिव, यानी कि जिसको आप वर्चुअल या ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। हमारे पास एक तो हमारी रियलिटी है जिस रियलिटी में हम लोग रह रहे हैं, और यानी कि रियलिटी का मतलब है कि हम हमारा अपनी सराउंडिंग देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें हम एक और रियलिटी जिसको हम ऑगमेंटेशन कहते हैं, अगर हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ कनेक्ट कर दें तो वो मिक्स रियलिटी बन जाती है। यानी कि यहाँ का इन्वायरमेंट भी मौजूद है और यहाँ पर मुझे फॉर एग्जांपल पाइनएप्पल रखा हुआ भी नज़र आ रहा है। तो ये दो रियलिटीज़ को हमने एक साथ जोड़ दिया, दिस इज़ कॉल्ड मिक्स रियलिटी। और यही कॉन्सेप्ट मेटावर्स का था। सो जिस वक्त 2019 में दे लॉन्च अ मेटावर्स, आई गेट अ अपॉर्चुनिटी कि क्यों नहीं विजडम को आई विजडम के साथ कनेक्ट करके स्कूलिंग सिस्टम का मेटावर्स क्रिएट किया जाए। ओके, ठीक है, और इस मेटावर्स के अंदर स्टूडेंट जो हैं वो 60x यानी कि 60 गुना ज़्यादा फास्ट लर्निंग करते हैं। आपको मेमोराइज करने की किसी चीज़ को ज़रूरत नहीं है। आप लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं आप चीज़ों को। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बात की कि वो जो फ्रॉक का डायसेशन था, वो आपने उसको सीखा इसलिए क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिकल किया। ठीक है, तो लेकिन हमारी जो लर्निंग है पाकिस्तान में वो पैसिव लर्निंग है, मीन्स हम बुक्स में पढ़ते हैं और बुक्स आर नॉट दैट इंटरेक्टिव। थ्योरी होती है, थ्योरी के जरिए आप कितना ही सीख सकते हैं। एग्जैक्टली, इमेज से आप कुछ नहीं सीख सकते, और वो मतलब सीख सकते हैं तो लेकिन एक हद तक। तो ये डिवाइस आपको फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो ये आपको ह्यूमन सेल के अंदर ले जाती है। ठीक है, और आप उस सेल को सिर्फ देख नहीं रहे होते, और अब आपके लिए पढ़ना आसान हो जाता है क्योंकि अब आप इसके अंदर फॉर एग्जांपल गोल्जी बॉडीज क्या काम कर रही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है एक ह्यूमन सेल में और प्लांट सेल में, जो मैं कैरिकुलम के हिसाब से बात कर रहा हूँ, में क्या फ़र्क है, या इस तरह की जो डिफरेंस है वो आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। इट्स सेम लाइक जो कि आपने माइक्रोस्कोप से भी प्रैक्टिकल्स किए होंगे। बिल्कुल, तो दिस इज काइंड ऑफ दैट। ओह वंडरफुल। और ऐसे में इसने बिल्कुल रीडिफाइन करना शुरू कर दिया ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग को, इजंट इट? लुक, इस पर ना अभी तक काम नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक है, और मेरा अपना ऑब्जेक्टिव था कि मुझे इस पे काम करना है। मैं जिन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, एक है स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम, एक है स्पेशलाइज्ड स्कूलिंग सिस्टम। ठीक है, पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है दुनिया ने, बट द वे आई एम थिंकिंग ऑफ इट वो है स्पेशलाइज्ड स्कूलिंग सिस्टम, जिस तरफ हम अब लेके जा रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई बैक बेंचर्स बने, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने लेवल पर परसीव कर रहे होते हैं। हर इंसान का लर्न करने का एक प्रोसेस अलग होता है।
सम टाइम टीचर कनेक्ट नहीं कर पाती हैं। आप देखेंगी तो आपको पता लगेगा कि कुछ टीचर्स वो जो बैक बेंचर हैं वो ज़्यादा उनसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे पढ़ रहे हैं, जबकि दूसरी टीचर से वो नहीं पढ़ पा रहे। तो इस सूरत में क्योंकि उनका अपना एक प्रोसेस है, ये डिवाइस उनको हेल्प करती है, वो क्वेश्चन अपनी ज़बान में क्वेश्चन कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा। प्रॉब्लम ये भी आती है कि कुछ स्टूडेंट शाय होते हैं, सवाल नहीं करते। इसमें वो इंडिविजुअल लेवल पर कनेक्टेड है, कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, तो वो सवाल भी कर रहे हैं, उसका जवाब भी मिल रहा है और वो आंसर भी ले रहे हैं। अच्छा, आई स्टेम के बारे में बताएं, फिर उसके बाद ज़रा हम इसके प्रैक्टिकल एक ज़रा हम डेमो देने की पूरी कोशिश करते हैं। आई स्टेम, सॉरी, आई स्टेम, आई स्टेम, ओके, नहीं मुझे जरा कोई मसला नहीं, ओके, आई स्टेम देखें। नहीं मुझे लगा मैंने कुछ गलत बोला। नहीं, आप सही कह रही थी। वो असल में हमारे दरमियान में डिस्टेंस 2 मिनट तक मैं सोच भी थी, मैंने कहा आई स्टेम, हाँ मैं ठीक बोल रही हूँ, आई स्टेम। ओके, आई स्टेम, एक्चुअली स्टेम इज अ यूएस विजन फॉर 2030. They were working over it from the very long, ठीक है, और स्टैम्प इज अ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। सो वो यूएस को अब स्टैम्प के प्लेटफॉर्म से आगे लेके जाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि अब अगर कुछ करना है, यूएस को आगे बढ़ना है, तो उनको स्टैम्प पर ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। और हम काम कर रहे हैं आई स्टैम्प पर। मीन्स आई यहाँ पर इमर्सिव है। इमर्सिव का मतलब है आप एक वर्चुअल रियलिटी में जाते हैं, सही, और उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को पैसिवली लर्न करने के बजाय आप एक्टिवली उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल आप जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं, आगे जाके आप इस पे जॉब परफॉर्म कर सकते हैं, और हमारे यहाँ साइबर नाइफ्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए कैंसर का इलाज हो रहा है, एग्जैक्टली, कैंसर का इलाज हो रहा है या ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो ये सब स्टेम का हिस्सा है। तो जब हम इनको इमर्सिवनेस से कनेक्ट कर देते हैं, तो उस सूरत के अंदर आप उस जगह पर ही पहुंच जाते हैं जिस जगह पर वो काम हो रहा होता है। तो जैसे वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ थिंग। सो द विजन इज एक्सटेंडेड विद द आई स्टैम्प। ओके जी, अब थोड़ा सा बताइए, जब आपने ये एक्सपीरियंस करवाया, आप स्टूडेंट बन जाए 2 मिनट के लिए, तो हम ये देखना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट किस तरीके से इसको एक्सपीरियंस। चलिए, मेरा ख्याल है वो जो एक्सपीरियंस है मैं खुद लेकर देखता हूँ। हम अक्सर ये सवाल करते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस किया उन्होंने किस तरह से फीडबैक दिया, बट लेट्स ट्राई ऑक्यूलस, राइट? जी, तो अभी आप स्टूडेंट बन चुके हैं श्वेत, और आप जरा इलैबोरेट करें कि क्या आप। मैं ऐसा करता हूँ, इधर आ जाता हूँ। बिल्कुल, ओके जी। सो ओह वाओ, दूसरी दुनिया, इट्स अनदर वर्ल्ड। तो एक्सप्लेन करें। ओके जी। अच्छा, तो मेरे सामने इस वक्त लुक्स लाइक आई एम इन अ गैलेक्सी। एस्ट्रॉइड्स भी हैं जहाँ पर, और यहाँ पर एक पूरा क्या कहेंगे इसको, एक पैनल है जिस पे इट्स एन इंटरेक्टिव बोर्ड, राइट, जिस पे डिफरेंट जगह हैं जहाँ पे मैं जा सकता हूँ। जैसे कि आर सोलर सिस्टम पे अगर मैं क्लिक करूँ, ये मेरे हाथ में, ओके ये क्लिक हो गया, तो मैं सोलर सिस्टम पे, साथ ऑडियो भी आ रही है, ऑलराइट। पूरा इसमें यहाँ पे राइट साइड पूरा लिखा हुआ है आर सोलर सिस्टम, दैट्स अ फैसिनेटिंग एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स। और साथ ही सामने सूरज भी है, एस्ट्रॉइड। अच्छा, एस्ट्रॉइड फॉर एग्जांपल मैंने किसी ये देयर यू गो, मैंने एस्ट्रॉइड ये पकड़ा और मैं इस एस्ट्रॉइड को कहीं भी फेंक सकता हूँ। हालांकि फेंकना मैंने इस तरफ था, सभी की तरफ। ओके। सो मैं इसको ये एस्ट्रॉइड इसमें तो इधर ही हो ना। हाँ, लेकिन आप ये नहीं लगा मुझे फिर भी। ये एक और दोस्त आप बदले पूरे कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरा लगा एस्ट्रॉइड तो सही लगा, मैं सूरज ही पकड़ रहा हूं डायरेक्ट ही। ओह, मतलब सूरज भी। ओह वाओ, अर्थ आ गई। ओह माय गॉड। अच्छा, ये आ गया जी, मैं इस पे बैक चला गया। सो बैक जाने के बाद अब सेकंड पे जाऊं, दैट इज ऑर्बिट सिमुलेशन, जिस पे जब मैंने क्लिक किया, ओह वाओ, साथ ऑडियो आ रही है, साथ सामने पूरा यूनिवर्स में नज़र आ रहा है मुझे सन और इसके आसपास जितने प्लैनेट्स जिस मदार में वो घूमते हैं वो सारे मुझे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, उनका एक्चुअल साइज़, उनका डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड एवरीथिंग। और साथ में ऑडियो में, और साथ में राइट साइड पे पूरा उसका एक डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ अ थिंग चल रहा है। अगेन एस्ट्रॉइड्स भी हैं और पूरा सिस्टम नज़र आ रहा है। और राइट जी, ओह वाओ। अच्छा, आई वांट टू गो ऑन अ मार्स। मैं ऐसा करता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्स जाने का एक्सपीरियंस कैसे। सो ग्रेविटी सिमुलेशन मैंने क्लिक किया, जिसमें मुझे नज़र आ रहा है कि ग्रेविटी, ओके। सो यहाँ पे मेरे पास अगेन एक पैनल आ चुका है जिसमें मर्करी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, मून। व्हाट इज दिस गैनीमेडी? व्हाट्स दैट? इट्स अ जुपिटर मून। जुपिटर मून है। ओह, तो मैं ऐसा करता, पहले मैं जाता हूँ मार्स पे, आ गया मार्स। ओह, इट्स सो रेडिश। मेरा प्लॉट कहाँ है? अच्छा, सो ओके, यहाँ की ग्रेविटी कैसी है वो हमें नज़र आ रही है।
with this, all right, it's amazing. या So तो मुझे मार्स से मून नजर क्यों आ रहा है? कि आप वहाँ पे चले जाएं। नहीं, मार्स का मून अलग से है ना? जी सो वो मून नजर आ रहा है, ओके। सो मैं आप जानना चाहता हूँ इस बड़ा मुश्किल है जेनेमेडी, गैनीमेडी यस गैनीमेडी। ओह वाओ, ओह वाओ। सो गैनीमेडी पे इस तरफ मुझे क्या नजर आ रहा है? ये सूरज है? ये जुपिटर है शायद जुपिटर है? Yes. ओह वाओ, यस। तो मैं जुपिटर के मून पे हूँ। आफ्ताब साहब को तो याद हुआ है रट्टा, वो इशारे I कर रहे mean, थे it's यहाँ पे क्या, beautiful. लेफ्ट पे क्या, राइट पे क्या, एंड ही नोस। बात ये है कि ये मेमोराइज नहीं किया मैंने, इसको एक्सपीरियंस किया अच्छा, है, मैं याद अर्थ पे हो आया हूँ गया। तो तो मुझे देखिए ऐसे यही तो लग रहा है डिफरेंस है जो हम बताना चाह रहे हैं जी। लोगों को कि कि अर्थ पे पढ़ना। आके मैं माउंट एवरेस्ट पे आ गया हूँ। हाँ, अब वापस आ जाएं आप स्टूडियो में। मैं समिट ना कर लूँ यहीं पे, आया तो हुआ हूँ माउंट एवरेस्ट समिट ही कर लेता हूँ। राइजिंग पाकिस्तान के स्टूडियो पे आप आ जाएं, वरना No, आप no, मार्स। I am on a summit actually. मैंने summit कर ली माउंट एवरेस्ट और मुझे पूरा यहाँ से आसपास नजर आ रहा है. I am the highest Oh my God. spot of the earth right now. Very nice, Thank very you, thank you, bro. nice. अच्छा जी, यहाँ से इसको हम करते हैं. क्यों जा रहा? श्वेप नाउ कम बैक। No, no, I don't want to come back, please. ओके प्लीज वहीं पे रहो, फिर मार्स पे रहो, हम जरा अपनी गुफ्तगू। ठहर जाओ ना, लास्ट देखने दो मुझे. इंटरेक्टिव एक्टिविटीज आ गया जी एक और. ओह वाओ, ओह वाओ. सो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है पूरा एक सोलर सिस्टम जिसमें अलाइंड है कि ये सन है, बाकी तमाम ये अर्थ एंड पे क्यों है. सो अरेंज करना है इसको. अरेंज करने के लिए इसको यूं पकड़ना है और इसको रखना है. अर्थ होगी यहाँ पे, मरकरी होगा, दिस इज मार्स, तो ये होगा यहाँ पे. जुपिटर भाई इधर आ जाए. वेयर इज मरकरी? नहीं, इनको उस ऑर्बिट्स में रखना है. वो जो ऑर्बिट्स आपके सामने व्हाइट जो आपके लेफ्ट साइड पे okay. ऑर्बिट्स बने हुए इसमें ना, align आपने नहीं उनको करना. उठा अच्छा, के उन okay. orbits आप में इनको रखना। ये उठाएं मैंने सन और रख वो दिया. यस ओके, मरकरी कैसा होता है? अर्थ से रख देते हैं पहले, फिर मरकरी, वीनस, दिस इज अर्थ. ओके, वीनस, यस, यूरेनस आ गया. अच्छा वो बता भी रही है कि कौन से वो हमें ऑर्बिट में वही जाए. सारी इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं कि मिल कहाँ रही पे. हैं. मार्स, मार्स आ गया. जुपिटर, ओह, फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, टेबल है फिफ्थ हमारा, थोड़ा ऑर्बिट. एक कदम पीछे हो जाए ये. वो अब दूर है ना, क्या करूं. वेयर इज फिफ्थ? ये आ गया. ओके, सैटर्न, सैटर्न सिक्स्थ ऑर्बिट में रखना है. ओके, प्लूटो एंड पे. चलें जी, स्टूडेंट जोन से बाहर. श्वेब साहब वो ये तो ऐसे भी जा सकता है. कम बैक. खवातीनो सर, बड़ा मुश्किल हो गया श्वेब साहब को इस दुनिया से वापस लाना. दिस शोज कि ये कितना एक मरकरी, देयर यू गो. सक्सेसफुल. ओके, वापस जाते हैं यहाँ से. मेरा ख्याल है वापस आ जाऊं. हाँ प्लीज प्लीज. ये ओहो। वेलकम बैक, वेलकम बैक वो टू दुनिया ज्यादा अर्थ. मजे की थी. सो कैसी जर्नी रही? इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग. अच्छा, हम ब्रेक में एक्सपीरियंस कर रहे थे, वाकई आप एक ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल किसी और दुनिया में आ चुके हैं और आप हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. और जस्ट इमेजिन आपके बच्चे जिनको आप बस सोलर सिस्टम बैठ के पढ़ा रहे हैं जी, वाइट बोर्ड पे लिख लिख के, किताबों में तस्वीरें समझा समझा के, अगर इस तरीके से उन बच्चों को समझाया जाए तो यकीन करें वो याद कभी रहेगा. उसको भूलेंगे नहीं. आपको देखिए याद रहेगा और कि इंटरेस्ट कितना डेवलप इंटरेस्ट डेवलप होगा. ऑर्बिट कहाँ पे है, अच्छा उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका रंग कैसा है, कहाँ पे उसे प्लेस होना चाहिए, प्लस आप किसी जगह जाएं तो उसके मून्स कितने हैं, उसकी ग्रेविटी कैसी है. एग्जैक्टली. अच्छा आफ्ताब साहब, क्योंकि स्कूल्स आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, देन आप स्कूल को डिफरेंट कोर्सेज जो है फिर आप उनको प्रोवाइड करें. जैसे एक सब्जेक्ट आप लोग ले लेते हैं साइंस से मुतालिक. इट्स अ SaaS मॉडल. ठीक है. सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है. स्कूल हमारे साथ पूरे 1 ईयर के लिए 2 ईयर के लिए सब्सक्राइब करेगा. ठीक हो गया. और फॉर नाउ लाइक फॉर 2026 और 27 तक हम सिर्फ साइंस एजुकेशन में काम करेंगे. सही. और साइंस एजुकेशन के अंदर तीनों चारों सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, बायोलॉजी और ये सब चीज़ें. बट इज इट एक्सपेंसिव? मैं ये पूछना इस लिहाज से चाह रही हूँ क्योंकि हर स्कूल प्रॉब्ली ना अफोर्ड कर, क्योंकि अगर स्कूल इस क्लास को करेंगे और फिर बच्चों की फ़ी में एक चीज़ ऐड हो जाएगी. देखें, बात यह है कि एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो सही नहीं होता. ठीक है, हम अपने लेवल पे पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं. ये हार्डवेयर्स बहुत एक्सपेंसिव हैं और फॉर अगर कोई स्टूडेंट खुद से ख़रीदना चाहे तो वो ख़रीद सकते हैं. बट द थिंग इज़ दैट वी आर बंडलिंग इट इन दैट वे कि हम सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को बंडल करके उनको दे रहे हैं. तो और जिस कॉस्ट पर या जिस सब्सक्रिप्शंस पर हम देने की कोशिश कर रहे हैं वो तो मतलब
नॉट दैट एक्सपेंसिव। Okay. ठीक है, क्योंकि अगर हम कमाएंगे भी तो अगर हम जाते हैं उस तरफ, अगर अर्निंग या रेवेन्यू की तरफ जाते हैं तो हमें एक स्कूल के साथ जाते जाते 3 साल लग जाएंगे रेवेन्यू मॉडल्स की तरफ, ROI की तरफ। लेकिन अभी क्योंकि मेजर हमारा फोकस ये है कि स्कूल सिस्टम्स के अंदर रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये जो आप ग्लासेस देख रहे हैं, दुनिया में मुख्तलिफ वक्त पर हम लोग वो जनरेशन है जिन्होंने मुख्तलिफ रेवोल्यूशन एक्सपीरियंस किए हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर हमारे सामने आया, कंप्यूटर के बाद इंटरनेट हमारे सामने आया, इंटरनेट के बाद लैपटॉप्स का एक रेवोल्यूशन आया, फिर अब मोबाइल का रेवोल्यूशन चल रहा है, फिर स्मार्टफोन का रेवोल्यूशन, फिर AI अभी चल रही है। बट अब इसके आगे क्या, अब कौन सा रेवोल्यूशन है? तो अब जो रेवोल्यूशन है वो स्मार्ट ग्लासेस का रेवोल्यूशन है। अब इसके बाद जो रेवोल्यूशन आ रहा है उसके अंदर मोबाइल, स्मार्टफोन्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। आपके ग्लासेस, इस तरह के ग्लासेस या इसके अलावा जो सिंपल, अब तो कुछ बड़ी कंपनीज ने ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है कि वो अब स्मार्ट ग्लासेस की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। तो ये इन एनी हाउ आपका फ्यूचर है। स्कूल अगर इसको अडॉप्ट करते हैं, वेल एंड गुड, नहीं करते उनको करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे रह जाएंगे। वही बात है, हम आगे जा रहे हैं। आप ऑलरेडी बहुत पीछे हैं, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रहे हैं। आपके पास जो एजुकेशन जो कोर्सेज हैं वो अपडेटेड नहीं है। अच्छा, सबसे अच्छी बात है मैं बताऊं कि इसमें जो भी कोर्स मौजूद है वो रियल टाइम अपडेटेड है, ऑथेंटिकेटेड है। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो उस डेट तक की ट्रू इन्फॉर्मेशन। दैट्स वंडरफुल। और इसमें ज़ाहिर है आपको चैप्टर वाइज काम करना पड़ता होगा। जैसे अगर साइंस की बात आपने की है तो अगर फॉर एग्जांपल हम बच्चों को सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, फिर एट द सेम टाइम हमें एक और चीज़ पढ़ानी है उनको, सो डिफरेंट इसमें आपके सब्जेक्ट्स चैप्टर्स होंगे प्रॉब्ली, जो कि आप उसमें सब्सक्राइब करवाए होंगे आपने स्कूल को ऑलरेडी। सो आई थिंक ये तो बड़ा एक अच्छा है, और गवर्नमेंट लेवल पे भी और प्राइवेट लेवल पे भी जहाँ जहाँ पे भी इसको इंकॉर्पोरेट किया जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि बच्चे इससे बहुत जल्दी सीखेंगे। वक्त की बचत भी हो गई। एक बार आपने बच्चों को सिखा दिया, बच्चों ने पढ़ लिया, बच्चों को याद हो गया, उसके बाद आप चाहे इम्तिहान इसमें ले लें, चाहे इम्तिहान आप ट्रेडिशनल मोड से ले लें, कोई मसला नहीं है। अब ऐसे में अभी जो फीडबैक आया आपके अभी तक, वो कैसा फीडबैक है? इसको कहेंगे मोर देन वॉ। ओके, ठीक है। जो एंगेज होता है वो मतलब देखिए, इस क्लासरूम में डिसएंगेजमेंट होती है, आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। इसमें आप इंडिविजुअल, जैसे आप अभी कनेक्ट हुए, आपने इसको एक्सपीरियंस किया। अब इस दरमियान में अगर आपको कोई कुछ बता भी रहा है ना, तो आपका मेजर फोकस अपनी उस स्टडी पर है। मुझे आवाजें यहाँ से आ रही थी, मैंने इग्नोर की तो थी। आपको अगर इवन आपको सेशन से निकालना टीचर के लिए भी एक चैलेंज होगा कि भाई ये 15 मिनट का आपका सेशन था, ओवर हो गया, बाहर आए। ठीक है, ये इतना पढ़ना था, आप ऑल लर्न करना चाह रहे हैं, बिकॉज आपका ब्रेन ये कह रहा है कि यार ये तो मैंने पढ़ लिया। और आप बिलीव करें कि एक पूरा सोलर सिस्टम, मैंने ऑब्वियस है कि ये हम स्टूडेंट्स के साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो चीज़ हम बना रहे हैं उनको हम प्ले करने के लिए दे रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि वो उन्होंने टेक्स्ट बुक्स में गलतियाँ निकालना शुरू कर दी उन स्टूडेंट्स से। मतलब फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि यार ये जो जुपिटर और ये मार्स और जुपिटर के दरमियान में एक एस्टेरॉयड बेल्ट हमारी बुक में मौजूद नहीं है। ठीक है, इसके अंदर मौजूद है। सो द थिंग इज दैट दे आर ऑब्जर्विंग मोर। ठीक है, दे आर लर्निंग मोर, इंफॉर्मेशन आ रही है उनके पास, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आ रही है। और इसमें लास्टली बताएं कि आप मजीद कौन कौन सी इसमें इंकॉर्पोरेशंस कर रहे हैं? जरा AI का दौर है, आए रोज हम देखते हैं कि नई चीजें सामने आ रही होती हैं और हमसे देखें, हमारा विजन 2040 है। ओके सो जैसे मैंने बताया कि US इज वर्किंग विद द विजन 2030 एंड वी आर ahead of that. We are working for the vision 2040 and it is going to be a minimally invasive devices kind of like हम जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ पर ये होगा कि शायद 40 के अंदर हो सकता है कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी को फेस करें जिसमें लर्निंग सिर्फ एक सॉफ्टवेयर खरीदने जितना हो। आपने सॉफ्टवेयर डाल लिया अंदर, बस आपके ब्रेन में आप लेंगे, आपने स्टेप पहना, वो सॉफ्टवेयर आपको जहाज चलाना है, चिप ही डाल देना डायरेक्टली। जी, दिस इज कॉल्ड एंड वी आर वर्किंग विद द BMI, ब्रेन मशीन इंटरफेस, और हम उसके साथ काम कर रहे हैं। इट्स अ न्यूरो लर्निंग नेटवर्क। तो हम इस पूरी एजुकेशन सिस्टम को उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कोई भी इन्वेसिव डिवाइस आपके ब्रेन में नहीं डाल रहे। इट ए काइंड ऑफ जैसे स्टीवन हॉकिन एक चेयर पे बैठ के अपने ग्लासेस से बता दिया करते थे क्या होता है। तो इट इज नॉन इन्वेसिव, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, यू कैन लर्न मोर। आई एम श्योर दुनिया जिस तरीके से उस तरफ बढ़ रही है, तो
लेट्स सी। मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग। Of course. पता नहीं हम होंगे ना होंगे, लेकिन चले जनरेशंस जो हैं आगे वो Absolutely. उसको जरूर फेस भी आफ्ताब करेंगे। मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ शुक्रिया साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। यू आर डूइंग अमेजिंग माशाल्लाह, जिस तरीके से आपने काम किया, जिस तरीके से आप इसको लेकर आगे चलें, देन योर विजन 2040, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट एज वेल। नाज़रीन, अपना फीडबैक आज के शो से मुतालिक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखें। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।